ओके, स्क्रीन शेयर करता हूँ। मिला अपना लास्ट सेशन में अपन ने अकाउंट्स रिसीवेबल पार्ट चालू किया था, राइट? यस, डनिंग देखा था। डनिंग हाँ, अकाउंट्स प्रोसीजर। रिसीवेबल में अपन ने कस्टमर साइड से जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो अपन ने देखा, यस, और डनिंग प्रोसीजर देखा। I think ये this Excel sheet not a mail, huh? Only that recording is mail. I mailed you. Okay. No, not That's third and fourth. understand. Yeah, yeah. I've seen Third that. and fourth page का Excel sheet not received. Only You'll Okay, send it. I will send a recording today, and today's Excel sheet also include Excel sheet Okay. also. Okay. अकाउंट्स रिसीवेबल से अपन ने कस्टमर का जो कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड है वो अपन ने देखा था। डनिंग प्रोसीजर अपन ने देखा था, राइट? Yes. डनिंग में प्रोसीजर लेवल, डनिंग लेवल्स, डनिंग टेक्स्ट वगैरह ये सारी चीजें देखी थी, राइट? और उसके बाद में अपना जो एफआई और एसडी का जो इंटीग्रेशन होता है, मतलब जैसे एफआईएमएम इंटीग्रेशन होता है वैसे एफआईएसडी इंटीग्रेशन भी होता है। तो वो एक अपन बेसिक इंफॉर्मेशन अपन ने देखी थी। अभी उसका कॉन्फ़िगरेशन अपने को देखना है, ठीक है? अभी जैसे एफआईएसडी एफआईएमएम इंटीग्रेशन, तो ये तो मतलब हर प्रोजेक्ट में होता ही है। अगर इसके अलावा कुछ प्रोजेक्ट होंगे, क्योंकि एफआई मॉड्यूल कैसा है कि बैकबोन है हर प्रोजेक्ट में। एक आध बार आपका एसडी मॉड्यूल नहीं रहेगा, एमएम मॉड्यूल नहीं रहेगा, या और कोई प्रोजेक्ट सिस्टम नहीं रहेगा, मगर एफआई मॉड्यूल हर प्रोजेक्ट में रहेगा ही रहेगा। और वो जो एफआई मॉड्यूल है उसके साथ हर मॉड्यूल का इंटीग्रेशन होता है, क्योंकि जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं आखिरी में कहाँ पे आपको हिट होते हैं वो सारे एफआई मॉड्यूल में, क्योंकि उसी से Yes. अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बैलेंस शीट अपनी प्रिपेयर होती है, राइट? तो अभी अपने को एफ आई एस डी इंटीग्रेशन देखना है, कॉन्फ़िगरेशन पार्ट। अभी इसमें मतलब एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जैसे अपन ने एफ आई एस डी इंटीग्रेशन में अपन ने यहाँ पे देखा था कस्टमर इन बिलिंग इनवॉइस ये जनरेट होता है। और यहाँ पे एक तो VF01 जो सेल्स टीम क्रिएट करती है, और उसके बाद में अकाउंटिंग एंट्री क्रिएट होती है जो अकाउंट डिपार्टमेंट वाले क्रिएट करते हैं, ठीक है? तो ये दोनों के जो डॉक्यूमेंट नंबर जो होते हैं ना वो अलग अलग होते हैं। ओके, ये दोनों Okay. के डॉक्यूमेंट नंबर अलग अलग होते हैं क्योंकि उसका कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है। जैसे ये अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट का जो नंबर रेंज है वो अपन ने जो ABN1 जो टी कोड देखा था, जहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप के अगेंस्ट अपन नंबर रेंज मेंटेन करते हैं ना, वहां से वो कैप्चर करता है। ये जो डॉक्यूमेंट नंबर जो आता है वो SD साइड में कॉन्फ़िगरेशन है वहां से कैप्चर करता है। मगर बिजनेस की रिक्वायरमेंट है कि ये दोनों के जो डॉक्यूमेंट नंबर है ये सेम नंबर सीरीज के होने चाहिए। अगर रिक्वायरमेंट है तो एसडी साइड में अपने को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है, क्या कि अपनी नंबर रेंज क्या है, अपन कौन सा डॉक्यूमेंट टाइप यूज करने वाले हैं। इसमें बिलिंग इनवॉइस में अपना जो है डॉक्यूमेंट टाइप होता है आरवी, जो एसएपी स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट टाइप है। ओके, ये डॉक्यूमेंट टाइप होता है, इसकी नंबर रेंज जो भी है अपन मेंटेन करते हैं, और नंबर रेंज का नंबर भी वो एसडी कंसल्टेंट को शेयर कर देते हैं, और उनकी तरफ से वो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। और वो मैप मतलब जैसे ये बिलिंग इनवॉइस का VF01 का और VF02 का ये दोनों डॉक्यूमेंट नंबर सेम रहते हैं। ओके, मगर एक दूसरा एक चैलेंज है। कैसे कि एग्जांपल देता हूं, अभी एक कंपनी कोड है, मेरी ये 1000 कंपनी कोड है, ठीक है? इसमें मल्टीपल से सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टीपल सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है जो कंपनी कोड से असाइन होते हैं।
अभी एक समझ लो AE00, EI00, ये सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और इनके सेल्स ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे मतलब हर सेल्स ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग नंबर सीरीज एचडी साइड से मेंटेन कर सकते हैं। अभी अगर बिजनेस की रिक्वायरमेंट है कि मेरा जो प्रोजेक्ट में बिलिंग इनवॉइस बन रहा है VF01 से, उसका नंबर और अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट नंबर सेम चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं है एसएपी स्टैंडर्ड में भी और कस्टमाइजेशन में भी। क्योंकि एसडी साइड में आप सेल्स ऑर्गेनाइजेशन वाइज नंबर रेंज मेंटेन करते हैं, मगर अपनी अकाउंटिंग में अपना जो फाइनेंस मॉडल में जो नंबर रेंज मेंटेन होती है ना, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट नंबर रेंज, वो हम्म, कंपनी कोड लेवल पे मेंटेन होती है, ओके। इसलिए वो पॉसिबल नहीं है। आपको एक ही नंबर रेंज आप मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों के जो है डॉक्यूमेंट टाइप तो एक ही रहेगा आरवी, और अपन कंपनी कोड में अगर मेंटेन करने जाओगे तो आप मल्टीपल नंबर रेंज नहीं मेंटेन कर सकते एक ही कंपनी कोड में। क्लियर? तो या मतलब समझ में आया कैसे या मैपिंग कर सकते हैं अगर बिजनेस रिक्वायरमेंट आती है तो। क्लियर? या अभी जैसे FI SD इंटीग्रेशन में जैसे सेल्स ऑर्डर बनती है या बिलिंग इनवॉइस बनता है, उसमें अलग अलग टाइप के कंडीशंस होते हैं कि एक तो टैक्सेस के कंडीशंस, ठीक है, एडवांसेस होंगे तो एडवांसेस या डाउन पेमेंट जो भी है, ओके, और अदर मतलब पैकेजिंग होगा। ये ऐसे अगर कंडीशन टाइप्स अगर आते हैं बिलिंग इनवॉइस में या सेल्स ऑर्डर में, तो उसकी जो अकाउंटिंग एंट्री जो बनती है, जैसे आपका बिलिंग इनवॉइस की जो अकाउंटिंग एंट्री बनती है, नॉर्मल एंट्री क्या बनेगी आपकी, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू अकाउंट, राइट। उसके साथ में जो ये जो आपके कंडीशंस रहेंगे, आउटपुट टैक्स हो गया या एडवांसेस, एडवांसेस की तो अलग ही एंट्री होगी, बिलिंग इनवॉइस के पहले ही होगी। पैकेजिंग क्या हो गया या ट्रांसपोर्टेशन हो गया, उसकी अगर लाइन आइटम अगर क्रिएट करनी है तो आप वो मैन्युअली नहीं कर सकते, वो ऑटो ही क्रिएट होती है। वो कैसे ऑटो होगी कि ये जो बिलिंग इनवॉइस बनता है ना, ये जो VF01 में, तो यहाँ पे उनको वो सारे एसडी की तरफ से कंडीशन टाइप मैप करनी पड़ती है। मतलब जैसे एफआई साइड में जैसे टैक्स प्रोसीजर अपन डिफाइन करते हैं इसका इनडायरेक्ट टैक्सेस का, वैसे एसडी साइड से भी उनका टैक्स प्रोसीजर डिफाइन करना पड़ता है। वो सारे जो कंडीशंस वगैरह है वो सेल्स ऑर्डर में और बिलिंग इनवॉइस में कैप्चर होते हैं। मतलब उसका टी कोड भी अलग है, उसका पाथ भी अलग है। ऐसा M/08 या M/06 टी कोड है उसका एसडी साइड से, मगर अपना जो है वो तो OBYZ है टी कोड, जहाँ पे अपन अपने टैक्स प्रोसीजर डिफाइन करते हैं। ठीक है, इसके या बाद मतलब अपने AR कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट टॉपिक वही है अपना इनडायरेक्ट टैक्स वाला ही है। हम्म, ठीक है? तो ये जो है, तो यहाँ पे पैकेजिंग की कंडीशन आ गई। तो पैकेजिंग की जो कंडीशंस है, उसके जो जीएल्स वगैरह लगने वाले हैं, जो अकाउंटिंग एंट्री में जीएल्स आने वाले हैं, या फिर ये जो टैक्सेस के जो जीएल आने वाले हैं, वो सारे जो जीएल है अपने को एफआई साइड में क्रिएट करने पड़ते हैं और वो एसडी को शेयर करने पड़ते हैं। ये एक अपना एफआई और एसडी का पैरल रोल प्ले होता है FISD इंटीग्रेशन में। क्लियर? मतलब यस। अपनी तरफ से जीएल, क्योंकि उनको एक्सेस नहीं रहता, उनको ये भी नहीं पता एसडी कंसल्टेंट को कि कौन से ग्रुप में बनाना है, कौन से इसमें बनाना है करके, राइट। तो वो जो रोल है वो FI कंसल्टेंट प्ले करता है। ये एक हो गया। दूसरा, अभी जो मेन टी कोड है वहां पे जो FISD इंटीग्रेशन के लिए लगता है VKOA, ये मेन टी कोड है जो FISD इंटीग्रेशन में आता है। और एक दूसरी चीज, जैसे FIMM इंटीग्रेशन का जो प्रोसीजर है वो इंटरव्यू में पूछते हैं, वैसे ही FISD इंटीग्रेशन का भी पूछते ही है। ठीक है, आप 1 साल एक्सपीरियंस हो या 5-6 साल एक्सपीरियंस के बंदे हो एसएपी में, आपको ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एक तो FIMM आएगा या FISD आएगा। ओके। ओके।
तो उसमें मतलब आपको पूरा ये जो ओटीसी प्रोसीजर है, मतलब कौन सा कोटेशन, सेल्स ऑर्डर, ये तो बताना ही है। उसके जहां जहां आपकी अकाउंटिंग एंट्री हिट होती है वो अकाउंटिंग एंट्री भी बताना है। टी कोड बताया नहीं तो भी चलेगा। ओके, जरूरी नहीं है टी कोड का, क्योंकि आपको इंटरव्यू में कहीं पे भी टी कोड नहीं पूछते। इवन आपके एसएपी सर्टिफिकेशन जो रहता है उसमें भी आपको टी कोड नहीं पूछते। ठीक है, तो अभी ये वीके ओए टी कोड अपन देखेंगे इसमें कैसे कॉन्फ़िगरेशन करना है। ठीक है, अभी यहाँ पे जो है ना, ये जो पहले जो 5 टेबल है, 001, 002, 003, 4, 5, ये जो 5 टेबल जो है ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं एफआईएसडी इंटीग्रेशन में। ठीक है, ये एसएपी स्टैंडर्ड टेबल है। आपको जो भी अभी मेंटेन करना है, तो यहाँ से ये टेबल के डिस्क्रिप्शन से एक आपको मतलब आइडिया आ गई होगी। एक सेकंड, हाँ, सॉरी। ये अभी जो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो ये डिस्क्रिप्शन से एक आपको आइडिया आ गई होगी कि आप ये जो टेबल जो है ना, ये टेबल में इस कॉम्बिनेशन में अपने को मेंटेन करना पड़ता है। अभी ये जो सबसे पहला जो टेबल है इसमें 9 कॉलम है। अभी इसमें आप क्या क्या मेंटेन करना है, कैसे मेंटेन करना है, वो एक्सप्लेन करता हूँ। पहले ये वाला टेबल में जाते हैं अपन, कस्टमर ग्रुप, मटेरियल ग्रुप और अकाउंट की ग्रुप। ओके, ये मैंने डबल क्लिक किया, ये मेरा टेबल ओपन हुआ। अभी यहाँ पे मुझे सारी चीजें मेंटेन करनी है। मतलब आपकी ये जो अकाउंटिंग एंट्री होने वाली है ना, ये जो अकाउंटिंग इन एंट्री यहाँ पे बिलिंग इनवॉइस की कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो वो हम्म, जो एंट्री है ये आपके वीकेओए टी कोड से कैप्चर होती है। ओके। यहाँ से आपकी एंट्री कैप्चर होगी। ठीक है, अभी एक एक कॉलम में एक्सप्लेन करता हूँ। न्यू एंट्रीज में जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहला जो है एप्लीकेशन वाला कॉलम, इसमें अपना जो सेल्स जो है, अपन ये जो कॉन्फ़िगरेशन किसके लिए कर रहे हैं, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, राइट। तो वो या वी सिलेक्ट करना है यहाँ पे। इसके बाद में कंडीशन टाइप, यहाँ पे 2 स्टैंडर्ड कंडीशन टाइप दिए हैं, केओ एफ आई और केओ एफ के। ठीक है, अभी ये जो है ना, अभी अपना जो कंडीशन टाइप जो रहेगा वो अकाउंट डिटर्मिनेशन रहेगा, केओ एफ आई। मतलब अपना जो एफ आई और एस डी जो इंटीग्रेशन होने वाला है, ये जो इंटीग्रेशन होने वाला है ना, इसमें जो ब्रीच का काम करेगा वो केओ एफ आई, मतलब अकाउंट, ये जो है आपका अकाउंट डिटर्मिनेशन, ये आपका ब्रीच का काम करेगा एफआईएसडी इंटीग्रेशन में। मतलब ये जो अकाउंट डिटर्मिनेशन होता है ना, इसके अगेंस्ट अपन ये सारे जीएल मेंटेन करते हैं। एक वापस ये जो अकाउंट डिटर्मिनेशन का यूज है, वहां पे ये की नहीं रहेगी, अलग से की बनानी पड़ेगी। एसेट अकाउंटिंग में आएगी आपकी अकाउंट डिटर्मिनेशन वापस। मतलब आपका जो एफआई और एसेट अकाउंटिंग का जो ब्रिज का काम करता है ना, वो भी अकाउंट डिटर्मिनेशन ही करता है। क्लियर? ओके। ये अभी केओ एफ आई यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसके बाद में आएगा अपना चार्ट ऑफ अकाउंट्स। क्यों? क्योंकि अपना जो चार्ट ऑफ अकाउंट्स जो है उसके अंडर ही अपने सारे जीएल्स अपन क्रिएट करते हैं, राइट। तो वो जो चार्ट ऑफ अकाउंट्स जो अपन ने बनाया है वो अपना यहाँ पे आएगा, HY01 अपन ने बनाया है। ठीक है, अभी ये आएगा सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ पे अपने यहाँ कंपनी कोड कहीं पे भी नहीं आ रही है, राइट। क्योंकि क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि ये जो चार्ट ऑफ अकाउंट जो बना है ना, वो ऑलरेडी अपन ने कंपनी कोड को असाइन किया हुआ है।
ये जो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन जो बनाते हैं एसडी कंसल्टेंट, वो भी कंपनी कोड को असाइन करते हैं। उनका भी पाथ सेम ही है, जहां पे वो असाइन करते हैं। एसपीआरओ आईएमजी में एंटरप्राइज स्ट्रक्चर और असाइनमेंट में अगर आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा। ये सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पाथ है। ये सबसे पहला असाइन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन टू कंपनी कोड, मतलब सेल्स ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं वो डेफिनेशन में, और वो असाइन करते हैं कंपनी कोड में असाइनमेंट में। तो इसलिए यहाँ पे कहीं पे भी अपना कंपनी कोड नहीं आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी अपन जो मेंटेन कर रहे हैं यहाँ पे, वो ऑलरेडी कंपनी कोड के साथ असाइन करके रखा है अपन ने। अच्छा, ये दीपा नहीं ज्वाइन हुई ना, वही देख रहा हूँ, नहीं तो वो लॉबी में होगी, ध्यान में ही नहीं आएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे सेल्स ऑर्गेनाइजेशन आएगा। अपन ने तो अभी सेल्स ऑर्गेनाइजेशन तो बनाया नहीं है, अपन ये ब्लैंक रखते हैं। विलास, या बीच बीच में ये सिर्फ देखते रहना कि रिकॉर्डिंग चालू है कि नहीं। ओके। है ना, ये मतलब मैं तो रहता ही, मगर मेरा ध्यान नहीं रहा तो देख लेना एक बार। हाँ, इसके बाद वाला जो कॉलम आता है, अकाउंट असाइनमेंट ग्रुप कस्टमर। ओके, ये अभी कॉलम क्या है, जैसे अपन ने जब कस्टमर ग्रुप बनाए थे, अलग अलग टाइप के ग्रुप होते हैं आपके। डोमेस्टिक कस्टमर, ठीक है, फॉरेन कस्टमर। हाँ, उसके जो अपने सन्ड्री डेटर्स के जो जीएल होते हैं, वो अपने अलग अलग होते हैं, राइट। तो वो जो अपने को अलग अलग ग्रुप बनाए हैं, उसके अगर जीएल अलग अलग है, तो यहाँ पे इस कॉम्बिनेशन में मेंटेन कर सकते हैं। मतलब आप यहाँ पे पहले आप आपका डोमेस्टिक कस्टमर ग्रुप आप सिलेक्ट कर सकते हैं, वो मेंटेन कर सकते हैं, राइट। और उसके बाद में उसका जो जीएल है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्ड का, वो जीएल आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा जो है फॉरेन कस्टमर, उसका अगर अलग एंट्री बनना, अलग एंट्री मतलब अलग जीएल में एंट्री अगर आपको करना है, तो उस कॉम्बिनेशन में यहाँ पे आप मेंटेन कर सकते हो। क्लियर। तो ये हो गया आपका अकाउंट असाइनमेंट ग्रुप कस्टमर। अभी ये है अकाउंट असाइनमेंट ग्रुप मटेरियल। जैसे अपने वेंडर के ग्रुप होते हैं, वैसे मटेरियल के भी ग्रुप होते हैं। सेमी फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल में भी अलग अलग टाइप होते हैं, जो आप एक्सपोर्ट के लिए ही यूज करोगे, आप कुछ इंपोर्ट के लिए ही यूज करोगे, या डोमेस्टिक के लिए यूज करोगे। वैसे अगर आप ग्रुप बनाते हैं, और वो ग्रुप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं अपन, अपना एफआई और एमएम के इसमें अपन, उसका ब्रीच का काम कौन करता है, वो ग्रुप को क्या बोलते हैं अपन, मटेरियल ग्रुप को। अपन ने एफआईएमएम में कवर किया था उसको, वैल्यूएशन, हाँ वैल्यूएशन। वैल्यूएशन क्लास, राइट। तो वो जो वैल्यूएशन क्लास जैसे बनाते हैं, वैसे मटेरियल ग्रुप जो है यहाँ पे आप मेंटेन कर सकते हैं। मतलब अभी जैसे ट्रेडिंग गुड्स होगा, या परफॉर्मेंस गुड्स होगा, फिनिश गुड्स होगा, वैसे आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ गई अकाउंट की। अकाउंट की का यूज क्या है, ये जो अकाउंट की बनेगी ना, ये जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे एसडी की टैक्स प्रोसीजर अलग होती है, एफआई की टैक्स प्रोसीजर अलग होती है। तो ये जो की जो रहती है ना, ये अकाउंट की, ये एसडी साइड से टैक्स प्रोसीजर वाली की यहाँ पे मेंटेन करेंगे। मतलब जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए अपन ये मैप कर रहे हैं, तो उसकी जो की है बनाई हुई उन्होंने टैक्स प्रोसीजर में, वो की यहाँ पे मेंटेन करेंगे। या अगर पैकेजिंग, जैसे अपन ने एग्जांपल लिया था, तो वो पैकेजिंग के लिए टैक्स प्रोसीजर में जो की बनाई है, वो की यहाँ पे मेंटेन करेंगे। अभी यहाँ पे एसएपी स्टैंडर्ड भी कुछ कीज अवेलेबल है वैसे, अगर आप देखोगे कि रिफंड प्रोविजन है, ये देखो, फ्रेट है, रिबेट सेल्स है, सेल्स डिडक्शन है, ये भी आप यूज कर सकते हैं। मगर ये जो की है एमएम साइड से, जो टैक्स प्रोसीजर बनने वाली, जो MM08 या MM06 जो टी कोड है, उसमें आपको मेंटेन करनी पड़ेगी।
राइट। तो आपकी जब अकाउंटिंग एंट्री होगी ये जो कंडीशंस पे, तो वो जीएल कहाँ से पिक करेगा, ये कॉम्बिनेशन में पिक करेगा। आपको यहाँ पे जो भी अकाउंट की डाली है उसके सामने जो भी जीएल डाला है आपने, वो जीएल पिक करेगा आपको, राइट। तो ये कॉम्बिनेशन में आपको ये मेंटेन करना है, सिर्फ ये जीएल अकाउंट वाला ही मेंटेन करना है, ये अक्रूअल्स अकाउंट नहीं। यहाँ पे सिर्फ आपका जीएल अकाउंट जो है वो मेंटेन। वैसे ही सारे कंडीशंस यहाँ पे आपको एक एक मेंटेन करना है। आपका ये जो है ये तो कॉमन रहेगा आपका, वी, केओएफआई, चार्ट ऑफ अकाउंट और सेल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आगे जैसे टेबल है ना, वो 02 है, 03, 04, 05, ये जो हाँ टेबल है उसमें अलग अलग कॉम्बिनेशंस दिए हैं। अभी वो कॉम्बिनेशंस क्या क्या है मैं बताता हूँ एक एक, और उसका कैसे यूज होने वाला है। अभी जैसे ये कॉम्बिनेशन में क्या क्या था, कस्टमर ग्रुप था, मटेरियल ग्रुप था, राइट। अगर आपका मटेरियल ग्रुप नहीं है, मतलब आप सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं, उसमें मटेरियल नहीं आता, सर्विसेज आते हैं, राइट उसमें। तो उस केस में अगर मटेरियल ग्रुप वाला नहीं है, तो आप ये सेकंड टेबल में मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपके सारे कस्टमर का एक ही ग्रुप बना हुआ है, फॉरेन वेंडर कस्टमर, डोमेस्टिक, वो सारे जो कॉम्बिनेशन नहीं है ऐसा, तो आप ये थर्ड वाले में मेंटेन कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे अभी आपको सिर्फ कहाँ कौन सा मिलेगा, कस्टमर ग्रुप मिलेगा इसमें। और यहाँ पे बाकी सारे जो कॉलम है वो कंडीशन, मतलब कंडीशन टाइप हो गया, जीएल हो गया, या सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, चार्ट ऑफ अकाउंट, ये सारा अपने को मेंटेन करना ही है, क्योंकि ये जो है ये तो इनपुट की हो गई आपकी। क्लियर। या ऐसे आपको, मतलब आप अभी है ना, ये सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया था यहाँ पे, ये मेरे दो अलग अलग सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है, और हर चीज का, मतलब पैकेजिंग का, जीएसटी का, हर एक का अगर आपने अलग अलग जीएल अगर मेंटेन करना है, तो आप ये कॉम्बिनेशन में मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपने को इनपुट की में सेल्स ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे दिया हुआ है। आपके जितने भी सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है वो सारे यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं आप, राइट। भले वो वेंडर जो है, सॉरी कस्टमर जो है, वो सारे सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में काम करता होगा, मगर उसका ग्रुप आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। मगर सेल्स ऑर्गेनाइजेशन और जीएल कॉम्बिनेशन में आप अलग अलग रख सकते हो। और यहाँ पे आपकी अकाउंट की भी हर एक की अलग अलग बनेगी। ओके, मतलब आपने ये AE00 ये प्रोजेक्ट के लिए यूज की है, तो आप दूसरी ERE वापस आप दूसरे प्रोजेक्ट के लिए बना के यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। मतलब आपको जब आप प्रोजेक्ट स्पेसिफिक अगर रिपोर्टिंग करना है, तो आपको इजी जा सकता है। मतलब आपको प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रेवेन्यू निकालना है, तो आप वो जीएल स्पेसिफिक अगर आपने मेंटेन किया होगा VKOA में, तो आप इजीली जनरेट कर सकते हैं, राइट। रिपोर्टिंग आपका बहुत सिंपल और इजी हो जाएगा अगर आपने प्रोजेक्ट स्पेसिफिक। मगर ये जो चीजें हैं ना, तो ये जब अपन टू बी डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तभी ये डिसाइड होता है आपका डिस्कशन के साथ बिजनेस के। क्योंकि अगर अभी दो ही प्रोजेक्ट है, आगे जाके और मल्टीपल प्रोजेक्ट आने वाले हैं कि नहीं, अगर वो उनका प्लानिंग है, तो उस हिसाब से आप जा सकते हो। क्लियर। ओके मगर ओके आपने एक बार यहाँ पे वो जीएल मेंटेन किए ये कॉम्बिनेशन, और उसके ऊपर अगर एंट्री हो गई, तो आप चेंज नहीं कर सकते वो कंडीशन, अकाउंट की नहीं चेंज कर सकते। आप अगर जीएल चेंज करना है तो जीएल चेंज कर सकते हैं, मगर क्या होगा, जो अभी ये जैसे मेरा 7 lakhs वाला जीएल है, उसमें जहां तक एंट्री हुई है वो वहीं पे रहेगी, और आपका यहाँ से नए जीएल की एंट्री हो जाएगी। मगर प्रॉब्लम क्या आएगा, आपके अगर वो 7,000 वाले जीएल पे ओपन इनवाइस पड़े होंगे, और आप जब उसका कस्टमर रिसिट का एंट्री करने जाओगे, तो प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर रिवर्सल के टाइम वगैरह प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि वो जीएल ही अवेलेबल नहीं है कॉम्बिनेशन में, तो आपकी अकाउंटिंग एंट्री भी रिवर्स नहीं होगी वो। क्लियर। या ये हो गया आपका सेकेंड ग्रुप। अभी थर्ड ग्रुप में क्या दिया है,
मटेरियल ग्रुप एंड अकाउंट की। अभी यहाँ पे कस्टमर ग्रुप नहीं है, बाकी सारा कॉम्बिनेशन आपका वही है। ठीक है, आप इसमें भी मतलब आप वैसे ही सारे सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से आप मेंटेन कर सकते हो। यहाँ पे ऐसे 1 बाय 1 आपको ये सारा कंप्लीट करके आपको ये टेबल मतलब ये 5 तक ही आपका स्टैंडर्ड में मतलब ये आपको मिनिमम रिक्वायर्ड है। ये 1 2 3 4 5 ओके। और ओके। फिर बाद में आपका जो दूसरा जो सिनेरियो है ओबी वाईसी, ये जो टी कोड है ये अपन ने देखा था अपन ने FIMM इंटीग्रेशन में, राइट। तो इसमें आपका एक ही बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका एक आएगा यहाँ पे रेट नहीं, परचेसिंग फ्रेट अकाउंट नहीं का, एक तो जीबीबी में आएगा ही, वो जीबीबी में एक्सप्लेन करता ही हूँ। WRX WRY WGL, एक तो आपका जीबीबी वाला जो है जैसे अपन ने इसमें देखा था FIMM इंटीग्रेशन में, वो जीबीबी वाला तो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आने वाला ही है। जीबीबी का आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा आपका कि वही कि एक मटेरियल है आप वो बेच रहे हैं, एक एज अ रॉ मटेरियल भी बेच रहे हैं आप और फिनिश गुड करके भी बेच रहे हो आप। तो उस केस में आपका सिनेरियो अलग अलग आ गया। ठीक है, आप गुड इशू कर रहे हैं, राइट, गुड इशू कर रहे हैं मगर आपकी जो मोमेंट टाइप जो है अलग होगी और आपको जीएल भी अलग अगर मेंटेन करने हैं तो आप ये जीबीबी में आप ये मेंटेन कर सकते हैं जनरल मॉडिफिकेशन के अगेंस्ट। जनरल मॉडिफिकेशन, वैल्यूएशन क्लास और डेबिट क्रेडिट, ये चारों कॉम्बिनेशन में आप जीएल मेंटेन कर सकते हैं यहाँ पे। मतलब ये कब आएगा आपका गुड इशू के सिनेरियो में, आपका ये जीबीबी जो ट्रांजैक्शन की है जो FIMM में भी यूज होगी और ये FISD इंटीग्रेशन में भी यूज होने वाली है ये जीबीबी, राइट। तो इसलिए ये कॉमन क्वेश्चन आ सकता है, एक तो आपको दोनों हो प्रोसीजर नहीं पूछेंगे, FIMM इंटीग्रेशन बताओ या FISD इंटीग्रेशन, ये दोनों पूछेंगे नहीं। तो उसमें आपको ये जीबीबी का जो जनरल मॉडिफिकेशन जो होता है ना उसका पर्पस पूछेंगे आपको इंटरव्यू में। ओके। तो ये एक चीज है FISD इंटीग्रेशन में। एग्जैक्ट वो कौन सी कंडीशन टाइप है मैं देख के बताता हूँ आपको। वो एक ही कंडीशन टाइप है वो, मगर हर प्रोजेक्ट के लिए यूज नहीं होती, एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट सिनेरियो वाइज वो यूज होती है। वो मैं बता देता हूँ देख के वो कौन सी कंडीशन टाइप ट्रांजेक्शन की है। ठीक है, तो ये जो दो टी कोड है FISD इंटीग्रेशन में इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मतलब ये तो VKOA और OBYC ये टी कोड तो है, इसके अलावा अपने को GL बनाने पड़ेंगे अपनी तरफ से, राइट। और वो जो GL है वो SD कंसल्टेंट को शेयर करने पड़ेंगे। और एक दूसरी बात कि जैसे मैंने बताया कि ये जो अपने सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टीपल सेल्स ऑर्गेनाइजेशन अगर एक प्रोजेक्ट में है, ये मेरे सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टीपल सेल्स ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट। और बिजनेस ने बोला कि अभी अपने तो टैक्स प्रोसीजर में जो होते हैं GST में, वो तो टैक्स स्लैब तो फिक्स है अपने 5%, 12%, 18 और 28%। ठीक है, वो तो स्टेट टू स्टेट या इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी होते नहीं है, राइट। मगर बिजनेस की रिक्वायरमेंट क्या है कि हर प्रोजेक्ट के जो है टैक्स के जो GL है, GST के टैक्स के जो GL है वो अलग अलग रखने हैं। क्या रिक्वायरमेंट है
कि हर प्रोजेक्ट के जो टैक्स के जो जीएल है, जीएसटी के वगैरह, ये Okay. अलग अलग रखने हैं। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, जीएल अगर अलग अलग रखना है तो आपको वो जो टैक्स प्रोसीजर जो है, अपन जो अभी देखने वाले हैं ये टॉपिक के बाद में, उस टैक्स प्रोसीजर में आपको वो सारा कॉन्फ़िगरेशन करना। टैक्स प्रोसीजर तो वही रहेगी, मगर आपको अलग से कंडीशन टाइप बनानी पड़ेगी, ट्रांजैक्शन की बनानी पड़ेगी। ओके, और फिर ये ट्रांजैक्शन की के अगेंस्ट आपके जीएल मैप होंगे आपके, राइट। और इसके बाद में आपको टैक्स कोड भी न्यू क्रिएट करना पड़ेगा और उसके परसेंटेज आपके मेंटेन होंगे। अगर बिजनेस की रिक्वायरमेंट है कि मेरे हर सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के टैक्सेस के जीएल अलग अलग रखना है, तो उस केस में अपने को ये सारा वापस, ये जो आती है ये एफआई कंसल्टेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अपने को नया बनाना पड़ेगा ये, ठीक है। और उसके जो जीएल है ये एसडी कंसल्टेंट को शेयर करके वो वीकेओएटी कोड में मेंटेन होंगे, जो भी कंडीशन टाइप के सामने जो भी है वो। उस केस में आप एसडी और एफआई की जो कंडीशन टाइप है, या फिर आपके जो कीज जो है, ये जो की होती है, ये आप कॉमन रख सकते हैं, मतलब नॉमेनक्लेचर कॉमन रख सकते हैं आप। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको इजी जाएगा, क्योंकि अगर टैक्स कैलकुलेट नहीं हुआ तो वो जो अकाउंटिंग एंट्री में टैक्स कैलकुलेट नहीं हुआ तो अपन अकाउंटिंग एंट्री नहीं चेक करते। ये जो बिलिंग इनवॉइस होता है ना, ये जो बिलिंग इनवॉइस जो टी कोड है ना VF01 में, यहाँ पे अपने को चेक करना पड़ता है, यहाँ पे एनालिसिस करना पड़ता है कि कौन सी टैक्स प्रोसीजर हिट हुई है और कौन से जीएल हिट हुए, कौन सी कंडीशन टाइप हिट हुई है। तो ये यहाँ पे अपने को बिलिंग इनवॉइस, यहाँ पे तो अपने को सिर्फ अकाउंटिंग एंट्री रेडीमेड मिल जाती है, इससे अपन तो एनालिसिस तो कर ही नहीं सकते वो तो, क्योंकि वो सारा जो डेटा है ना वो यहाँ से कैप्चर होता है बिलिंग इनवॉइस से। एक मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड, टेबल में अगर मिल जाए अपने को। अभी ये जो है ना डेटा, ये मेरा इधर हेडर लेवल का डेटा है, यहाँ पे मेरा ये लाइन आइटम का डेटा आ जाएगा। ये है रही कंडीशंस, ये देखो यहाँ पे अलग अलग कंडीशंस मेंटेन किए। अभी ये जो कंडीशंस है वो सारे ग्रॉस वैल्यू पे कैलकुलेट होंगे। डिस्काउंट अमाउंट है, डिस्काउंट तो कुछ नहीं है इसलिए यहाँ पे 0 आ रहा है। रिबेट आ रहा है, वापस नेट वैल्यू वापस आई, नेट वैल्यू 2। कैश डिस्काउंट अगर है तो कैश डिस्काउंट, और इंटरनल प्राइस जो है उनके जो भी है यहाँ पे। अभी इसकी अगर अकाउंटिंग, ये मेरा VF03 का बिलिंग इनवॉइस का टी कोड है, और आपको यहाँ पे अकाउंटिंग एंट्री दिख जाएगी। क्या एरर दे रहा है, ओके। अकाउंट डिटर्मिनेशन मेंटेन नहीं किया इसलिए अकाउंटिंग एंट्री नहीं जनरेट हो रही, ठीक है। जी 12।
ये यहाँ पे है, ये मेरा VF03 का टी कोड है। और अगर आपको अकाउंटिंग एंट्री देखना है तो आप VF03 में आपकी जो अकाउंटिंग एंट्री है आपको मिल जाएगी वो। ये आपको अकाउंटिंग एंट्री, एक कंट्रोलिंग की एंट्री, ये आप अकाउंटिंग एंट्री यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। मतलब ये जो है ना, यहाँ पे आपको फ्लो मिल जाता है यहाँ पे पूरा। ये देखो यहाँ पे आपको फ्लो मिल जाता है पूरा। ये आपका डेबिट मेमो रिक्वेस्ट है, ये डेबिट मेमो है एंट्री, ये जनरल अकाउंटिंग एंट्री, मतलब ये अपनी अकाउंटिंग एंट्री जो क्रिएट हुई है ये वाली है। ये इनवॉइस नंबर है, ये स्टैंडर्ड ऑर्डर नंबर है, मतलब सेल्स ऑर्डर। आपको यहाँ पे पूरा फ्लो मिल जाता है यहाँ पे, मतलब ये पूरा लिंक। जैसे परचेस ऑर्डर में परचेस ऑर्डर हिस्ट्री अगर आप ओपन करते हैं तो वैसे ही यहाँ पे परचेस ऑर्डर हिस्ट्री में आपका परचेस ऑर्डर के अगेंस्ट कितने GRN की एंट्री बने, कितनी इनवॉइस बुकिंग की एंट्री बनी है, वो जैसे आपको हिस्ट्री मिल जाती है, वैसे आपको ये VF03 में आपको ये फ्लो पूरा मिल जाता है। अभी ये VF01 से क्रिएट होता है, VF02 भी टी कोड ऐसे ही है, सिर्फ यहाँ से ये रिलीज फ्लैग, रिलीज टू अकाउंटिंग एंट्री, इतना ही करने के बाद, मतलब ये कौन करता है रिलीज टू अकाउंटिंग, ये अकाउंट टीम करती है। मगर उसके लिए टी कोड है VF02। ये जो अपन ने देखा ना, ये वाला टी कोड, ये अकाउंट्स वाले करते हैं, और ये करते हैं बिलिंग इनवॉइस सेल्स टीम क्रिएट करती है। और एक सेल्स ऑर्डर के अगेंस्ट अपन मल्टीपल बिलिंग इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं। मतलब जैसे जैसे माइलस्टोन कंप्लीट होगा वैसे वैसे आप बिलिंग इनवॉइस रेज कर सकते हो। मतलब आपके मल्टीपल बिलिंग इनवॉइस क्रिएट हो सकते हैं माइलस्टोन वाइज। वैसे भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं SD साइड से, माइलस्टोन वगैरह ये आप सेट कर सकते हो यहाँ पे। क्लियर? यस। इसमें ऑटोमेशन भी है, या आप बल्क में भी ओपन कर सकते हैं जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया। मगर उसमें क्या चैलेंजेस है, अगर आपको कुछ इनवॉइस होल्ड करके रखना है, कुछ डिस्प्यूट वाले हैं, तो वो भी आपके रिलीज हो जाते हैं अगर आप बल्क में या ऑटोमेशन में करते हो तो। उसके लिए मतलब एबेपर थ्रू आपको फिर कंट्रोल रखना पड़ेगा कि मुझे एक लिस्ट जनरेट करे जितने भी पेंडिंग है उतने की, और फिर मैं सिर्फ टिक करूं और फिर रिलीज हो जाए। ऐसे ऐसे भी अपन ऑटोमेशन विद द हेल्प ऑफ एबेपर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका FISD इंटीग्रेशन की प्रोसेस। मतलब इंटीग्रेशन जो भी होता है अपना FISD का, उसकी ये स्टेप्स और प्रोसीजर है। ये क्लियर? यस। क्लियर? यस। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक अपन जो चालू करने वाले हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है एज ए FI कंसल्टेंट, इनडायरेक्ट टैक्स प्रोसीजर। ठीक है, अभी तो जो इनडायरेक्ट टैक्स प्रोसीजर जो अपन देखने वाले हैं, वो अपनी इंडिया के जो GST का जो है वो पूरा अपन देखने वाले हैं। अभी इंडिया और बाकी कंट्रीज के, इसमें बाकी कंट्रीज में भी टैक्स प्रोसीजर होती है, कुछ कंट्री स्पेसिफिक भी है। तो वैसे यहाँ पे अवेलेबल है वो
कंट्री स्पेसिफिक भी टैक्स प्रोसीजर का। मगर इंडिया का जैसे जीएसटी आता है, जीएसटी में अलग अलग मतलब फीचर्स है, जैसे डिडक्टेबल हो गया, नॉन डिडक्टेबल हो गया, या आरसीएम हो गया। ठीक है, आरसीएम सिनेरियो तो बाहर ज्यादा कंट्रीज में नहीं है। डिडक्टेबल, नॉन डिडक्टेबल ये सिनेरियो बाहर के कुछ कंट्रीज में अप्लीकेबल होता है। तो वो जो सिनेरियो है, और आज अपन जो जीएसटी रिलेटेड जो डिडक्टेबल नॉन डिडक्टेबल देखने वाले हैं, वो सेम ही कॉन्फ़िगरेशन है उसका, राइट। तो ओके। कुछ कंट्री स्पेसिफिक कुछ अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन होता है। आ, तो वो कंट्री स्पेसिफिक हर कंट्री का तो अपन नहीं कर सकते। तो अपन ये जो मेन जो है इनडायरेक्ट टैक्स प्रोसीजर जो जीएसटी का है, वो अपन कवर करने वाले हैं। मगर अगर कंट्री स्पेसिफिक रहा तो वो कैसे कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कहाँ पे है, वो एक आइडिया आपको आ जाएगी ये आपके जीएसटी के टैक्स प्रोसीजर से, कि आपको कंडीशन टाइप कहाँ पे बनाना है, टैक्स कोड कहाँ पे बनाना है, या वो टैक्सेस को परसेंटेज कहाँ पे मेंटेन करना है। क्लियर, वो सारे चीजें की आपको एक आइडिया आ जाएगी उससे। अभी ये इनडायरेक्ट टैक्स प्रोसीजर में अपने को क्या क्या कॉन्फ़िगर करना है। एक तो सबसे पहले अपने को कॉन्फ़िगर करना है टैक्स प्रोसीजर। ओके, इसके पहले जो जीएसटी के पहले मतलब 1 जून 2017 के पहले जो टैक्स प्रोसीजर थी सीन करके, जिसमें एक्साइज, वैट, सर्विस टैक्स, ये सारे चीजें जो थी, उसका जो कॉन्फ़िगरेशन करना एसएपी में बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि हर एक का अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन स्टेप्स थे, अलग अलग जगह मेंटेन करना पड़ता था। और उसके जो है ना एक्सपर्ट जो कंसल्टेंट थे ना, वो बहुत कम थे। ओके। हाँ, तो वो उसकी बहुत डिमांड थी तब उनको, कि सीन कंसल्टेंट मतलब कंट्री इंडिया वर्जन, ऐसा वो हम्म। कॉन्फ़िगरेशन होता था। तो वो थोड़ा चैलेंजिंग था, मगर जीएसटी के कारण बहुत इजी हो गया है कॉन्फ़िगरेशन टैक्स प्रोसीजर का। और अपने को भी मतलब कॉन्फ़िगर करने के लिए भी इजी, और कैलकुलेशन या रिपोर्टिंग पर्पस के लिए भी काफी इजी हो गया है एसएपी में। ओके, और एक जो एसएपी मतलब जीएसटी रिलेटेड जो स्टैंडर्ड जो रिपोर्ट्स लगते हैं ना, जीएसटीआर 1 हो गया, जीएसटीआर 2 हो गया, क्वार्टर के रिपोर्ट्स हो गए, वो जीएसटी के जो रिपोर्ट्स है वो एसएपी में स्टैंडर्ड में अवेलेबल नहीं है। वो आपको कस्टम ही रिपोर्ट डेवलप करने पड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ एबैपर। तो क्योंकि ओके। काफी सारे बहुत ज्यादा कॉलम्स के हैं, मतलब 80-90 कॉलम्स के वो रिपोर्ट्स है मिनिमम, हम्म। राइट। तो या। वो कॉलम के इतने कॉलम के तो स्टैंडर्ड में अवेलेबल नहीं, आपको कॉन्फ़िगर ही करने पड़ते हैं वो। ठीक है, अभी इनडायरेक्ट टैक्स प्रोसीजर में क्या क्या कवर होने वाले, अपन तो पहले सबसे पहले अपन करेंगे टैक्स प्रोसीजर डिफाइन करेंगे, डिफाइन टैक्स प्रोसीजर। ठीक है, टैक्स प्रोसीजर असाइन टू कंपनी कोड, कंपनी कोड नहीं सॉरी कंट्री, मतलब जिस कंट्री के लिए आप ये टैक्स प्रोसीजर बना रहे हैं उसको आप असाइन करोगे। ठीक है, उसके बाद में आपका आएगा कंडीशन टाइप। अभी इसके पर्पस भी मैं बताऊंगा, पहले मैं स्टेप बताता हूँ आपको। बाद में आएंगे आपका एक्सेस सीक्वेंस। ठीक है, उसके बाद में आएगी आपकी अकाउंट की। ओके, और उसके बाद में आपको डिफाइन टैक्स प्रोसी मतलब यहाँ पे डिफाइन यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे क्रिएट आएगा। फिर बाद में आपको क्रिएट टैक्स कोड आएगा आपका, और मेंटेन टैक्स परसेंटेज आएंगे। अकाउंट की के बाद में यहाँ पे एक स्टेप होगी अपनी, मेंटेन जीएल अगेंस्ट अकाउंट की।
ये अपने सारे स्टेप्स अपने इनडायरेक्ट टैक्स प्रोसीजर में कवर होने वाले हैं। आपको तो मतलब विलास आपको आइडिया होगी ना कौन से परसेंटेज है जीएसटी में, सीजीएसटी कौन से इसमें लगता है या Yeah. एसजीएसटी, राइट? मगर Yes. फिर भी मैं एक शॉर्ट ब्रीफ कर देता हूँ, दीपा के लिए मतलब यूज होगा वो। ये रिकॉर्डिंग उसको शेयर करना पड़ेगा तो उसको यूज हो जाएगा, ठीक है? अपने मेन जो टैक्स स्लैब जो है, अपने 4 स्लैब्स है। एक 5% वाला है, 12% वाला है, 18% वाला है और 28% वाला है। ये 4 स्लैब्स है, राइट? अभी इसमें अपने 4 टाइप्स के जीएसटी के टैक्स कोड होते हैं। एक होता है अपना सीजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी। अगर कुछ मैं मिस कर रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ तो मुझे रोक के क्लियर करना है। Yeah, sure. एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूजीएसटी, ओके? सीजीएसटी और एसजीएसटी जो होता है, अगर आप 5% का टैक्स कोड अगर यूज कर रहे हैं तो वो 2 इसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है, 2.5% एंड 2.5% में, ठीक है? तो ये कब अप्लीकेबल होता है आपका सीजीएसटी और यूजीएसटी? अगर आपका सेम स्टेट में अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, राइट? आप अगर सेम स्टेट में अगर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उस केस में आपका सीजीएसटी और आईजीएसटी अप्लीकेबल होता है। सेम स्टेट ट्रांजैक्शन मतलब अपन एग्जांपल देते हैं मुंबई टू पुणे, ठीक है? आईजीएसटी कब अप्लीकेबल होता है? ये इंट्रा स्टेट मीन्स आउटसाइड स्टेट ट्रांजैक्शन। मतलब अब ये अपन एग्जांपल देते हैं पुणे टू चेन्नई, ठीक है? यूजीएसटी कब आपका होता है? यूनियन टेरिटरी से आप अगर ट्रांजैक्शंस करते हैं तो आपका यूजीएसटी अप्लीकेबल होता है, ठीक है? अभी ये जो परसेंटेज है, ये जो टैक्स स्लैब के जो परसेंटेज है, ये किसके ऊपर डिसाइड होते हैं? हर प्रोडक्ट या हर सर्विसेज को एक यूनिक नंबर प्रोवाइड किया गया है, ठीक है? और जिस जिस कंट्री में ये जीएसटी प्रोसीजर होता है ना, वो सारा उसी के बेस पे ही कैलकुलेट होता है, ओके? अभी जैसे मटेरियल अगर हो मतलब गुड्स अगर है तो उसके लिए है एचएसएन नंबर, ओके? Hmm. और अगर सर्विसेज अगर है तो एसएससी नंबर, सैक एक्सेस कोड, राइट? Hmm. और ये एचएसएन नंबर, ये 2 नंबर के ऊपर ये जो परसेंटेज जो होते हैं वो डिसाइड होते हैं। आपका रॉ मटेरियल होगा तो उसके लिए अलग परसेंटेज होंगे, उसको आप कन्वर्ट कर रहे होंगे फिनिश गुड्स में तो उसका एचएसएन नंबर आपका अलग होगा, राइट? Yes. यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और इसमें जीएसटी में सिर्फ 2 चीजें कवर नहीं होती है, एक अल्कोहल और एक पेट्रोल डीजल, राइट? Yes. बाकी सभी चीजों पे, सभी गुड्स या सभी सर्विसेज पे जीएसटी ये अप्लीकेबल होता है। मतलब इन शॉर्ट ये डेफिनेशन अगर देखा जाए, गुड्स मतलब गुड्स में कौन से आते हैं? जो सर्विसेज में नहीं है, ओके? और सर्विसेज में क्या आते हैं? जो गुड्स में नहीं है। मतलब एक मैंने लेमन लैंग्वेज में, वो एक्चुअल जो रूल के हिसाब से वो अलग डेफिनेशन होगी वो, मगर Hmm. ये एक लेमन लैंग्वेज में मैंने बताया, ठीक है?
ये इसलिए उसमें सारा कवर होता है, मगर गोल्ड के लिए अलग है, शायद से 3% कुछ वो टैक्स लगता है, राइट? Yes, platinum 3%. हम्म। मगर ये जो जीएसटी जब से इंट्रोड्यूस हुआ है, तब से जो पुराने जो टैक्सेस थे, सर्विस टैक्स हो गया, एक्साइज हो गया, कस्टम हो गया, वैट हो गया, ऑक्ट्राय हो गया, ये जो सारे जो टैक्सेस है, ये सारे अब्सोल्यूट हो चुके हैं। ठीक है, सिर्फ हम्म, अभी अपना जीएसटी ये है। ठीक है, अभी। मैं एक ऐड कर दूंगा, ये यस जो प्लीज। टैक्स कोड है ना, हम्म सपोज इट्स अ डीम सप्लाई, हम्म। then rate applicable is 0.1%. ओके ओके। In domestic supply, it whether it is a deemed supply, हम्म। deem export बोलता है उसको, तो that rate is 0.1%. point- हाँ, तो उसमें भी ऐसा इंटरेस्ट रेट रहेगा तो 0.5, 0.05, 0.05, एंड इंटरेस्ट रेट रहेगा तो 0.1%. ठीक है. ओके ये। एंड सेमी एक्सपोर्ट इज अंडर बॉन्ड 0%. ओके, एक्सपोर्ट बॉन्ड यानी एवरी एक्सपोर्ट अंडर एलयूडी 0%. ठीक है. 0%। ओके ये। एंड सेकंड वन इज देयर इवन इज, एसीजेड मतलब हाँ, उसमें भी एससीजेड. टाइप बनाए हैं। अगर यस, आपका एसीजेड में आप डीलिंग कर रहे हैं तो वहां पे भी 0%. एसीजेड के लिए 0% है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन हाँ, इज 0%. 0%। मगर आपका अगर सप्लाई कर रहे हैं नॉर्मल एरिया से मगर एसीजेड एरिया में, तो हम्म. उस केस में आपका सिर्फ, भले आपका सेम स्टेट में भी ट्रांजैक्शन रहा, तो भी आईजीएसटी अप्लीकेबल होता है। हम्म. ये एक वो है, मतलब इसके जो टाइप बने हुए हैं, एसी ACWOP, मतलब विदाउट पेमेंट और विथ हम्म. पेमेंट, ऐसे वो टाइप हम्म. बने हैं। तो हम्म. विदाउट पेमेंट के लिए आपका 0% है। विथ पेमेंट अगर आता है आपका, मतलब हम्म. एसीजेड में आप डील कर रहे हैं, तो वो जो उसमें आईजीएसटी सिर्फ अप्लीकेबल होगा आपका। यस. Okay? अभी एंड इट्स ये एप्लीकेबल फॉर रिफंड आल्सो. रिफंड आल्सो। और इसमें अभी आगे जाके, मतलब अभी जो 2021 में एक नया और एक ऐड किया है, आयरन नंबर जनरेट करना। मतलब आप किसी कस्टमर को अगर इनवॉइस इशू कर रहे हैं और वो कस्टमर बी टू बी कैटेगरी में है, बी टू बी कैटेगरी के लिए उन्होंने एक क्राइटेरिया बनाया है कि उसका टर्नओवर मोर देन 500 करोड़ होना चाहिए। तो उस कैटेगरी में आपको आयरन नंबर जनरेट करना पड़ता है, और वो आयरन नंबर आपके इनवॉइस पे कैप्चर करना पड़ता है विथ क्यूआर कोड। यस. ओके, और वो इशू करना पड़ता है। विदाउट आयरन आप इशू नहीं कर सकते हैं वो। यस. ई राइट, इनवॉइसिंग. ई ई इनवॉइसिंग. इनवॉइसिंग, राइट। और ये जो है, इसमें आप ऑटोमेशन कर सकते हैं एसीपी में। मैंने खुद एक प्रोजेक्ट में हैंडल किया हुआ है ये, कि रियल टाइम पे आपको मिल जाता है आयरन नंबर। मतलब आप पोर्टल पे भेज सकते हैं, पोर्टल पे मतलब जीएसटीआर पोर्टल पे भी डायरेक्टली कर सकते हैं, या आप कोई वेंडर हायर करते हो, जैसे मेरे क्लाइंट ने आयरिस करके वेंडर हायर किया था, तो उनको हम डेटा भेजते थे, जो भी मैंडेटरी डेटा है। 49-50 फील्ड्स कुछ तो भी मैंडेटरी होते हैं, इसके अलावा कुछ फील्ड्स अपने को भेजने पड़ते हैं। और वो उनके पास टूल होता है, वो वेंडर के पास, वो टूल में वो वेरीफाई करते हैं पूरा डेटा, फिर आगे जीएसटीआर पोर्टल पे मतलब रेज करते थे, और वहां से आपको आयरन नंबर आ जाता था वो। और वो आयरन नंबर का जो डेटा था, वो क्यूआर कोड वाला, वो एक इनकोडेड लैंग्वेज में मिलता था, उसको हम क्यूआर कोड में कन्वर्ट करके क्यूआर कोड हम इनवॉइस पे पेस्ट करते थे वो। आप ये ऑटोमेशन रियल टाइम पे एपीआई कनेक्टिविटी थ्रू आप कर सकते हो ये। ओके. ओके, तो अभी ये जो स्टेप्स अपन जो करने वाले हैं, इसका क्या क्या है अपन ये देखते हैं।
टैक्स प्रोसीजर मतलब क्या कि अपन एक, जैसे अपन ने जीएल में चार्ट ऑफ अकाउंट बनाया था सबसे टॉप हायरार्की में, वैसे ही ये जो टैक्स में, इनडायरेक्ट टैक्स में अपन हायरार्की वाइज बनाते हैं, तो उसमें सबसे पहली हायरार्की अपनी टैक्स प्रोसीजर रहती है, जो अपने को कंट्री के लिए असाइन करनी है। ठीक है, इसके अंडर अपन पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, मतलब टेबल में मेंटेन करते हैं कि मेरे को कौन सी कंडीशन टाइप असाइन करनी है, कौन से परसेंटेज असाइन करने हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, ये हो गया टैक्स प्रोसीजर, वो अपन कंट्री को असाइन करेंगे। फिर बाद में आती है कंडीशन टाइप। ओके, अभी ये कंडीशन टाइप का पर्पस क्या है कि जैसे ये सीजीएसटी और एसजीएसटी मेरा टैक्स कोड का 2.5% लगने वाला है। ठीक है, अभी ये तो मेरे 4 टैक्स कोड है, राइट, ये मेरे 4 टैक्स कोड है। तो हर जगह मैं ये सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं मेंटेन करूंगा, कि मैं एक कंडीशन टाइप बनाऊंगा। वो जितने भी मेरे अभी यहाँ पे मैं टैक्स कोड बना रहा हूँ, V1, V2, V3, V4, राइट, ये मेरे टैक्स कोड है। ये टैक्स कोड जो है, इसमें जो मैं परसेंटेज मेंटेन करूंगा ना, वो परसेंटेज में ये कंडीशन टाइप के अगेंस्ट मेंटेन करूंगा। अभी समझ लो मैंने ये एक कंडीशन टाइप बनाई है, ZCGS, मतलब ये सीजीएसटी के लिए अप्लीकेबल है। तो ये जो कंडीशन टाइप है ना, ये मैं चारों टी कोड में यूज कर सकता हूँ, टैक्स कोड में, सॉरी, ये चारों टैक्स कोड में यूज कर सकता हूँ। ये जो कंडीशन टाइप रहेगी मेरी, ये मेरी कंडीशन टाइप है। ये किसके लिए मैंने बनाई है? ये मेरी सीजीएसटी के लिए बनाई, और एसजीएसटी के लिए भी बनानी पड़ेगी मुझे, राइट। एसजीएस, ये मैंने कंडीशन टाइप बनाई, मतलब मुझे हर टैक्स कोड के लिए अलग अलग कंडीशन टाइप बनाने की जरूरत नहीं रहेगी, या फिर एक एक टैक्स कोड के सामने में परसेंटेज, ये मैं कंडीशन टाइप बनाऊंगा, उसमें परसेंटेज मेंटेन कर दूंगा वो, और उसके अगेंस्ट टैक्स कोड भी मेंटेन कर दूंगा। तो मेरा एक ही कंडीशन टाइप में सारे परसेंटेज मेंटेन हो जाएंगे। मगर जैसे अपन ने एफआईएसडी में बताया है, अगर बिजनेस की रिक्वायरमेंट आती है कि हर सेल्स ऑर्गेनाइजेशन वाइज आपको अलग अलग चाहिए, तो अलग अलग बनाने पड़ेंगे, राइट। मगर ये आप कंट्रोल कर सकते हैं आप, ये ठीक है। अभी दूसरा जो है एक्सेस सीक्वेंस। अभी ये जो एक्सेस सीक्वेंस का पर्पस क्या है कि आप जब परसेंटेज मेंटेन करोगे, ये 5% मेंटेन करना है, तो आप किस कॉम्बिनेशन में मेंटेन करना चाहते हो? ये जो परसेंटेज है, किस कॉम्बिनेशन में मेंटेन करना चाहते हैं? आपको अगर एचएसएन नंबर वाइज परसेंटेज मेंटेन करना है, तो आप ये जो एक्सेस सीक्वेंस में आप एचएसएन नंबर मतलब कंट्रोल कोड ये डालना पड़ेगा आपको। तो आप ये कंट्रोल कोड के हिसाब से, मतलब क्या होगा कि आपका अगर कंट्रोल कोड एक है 9983, ये कंट्रोल कोड है, उसका परसेंटेज अगर 5% है, तो आपने ये अगर कंट्रोल कोड भी डाल दिया, तो ये सिस्टम वो चेक करेगी कि 5% वाला ही आपने टैक्स कोड उठाया कि नहीं। आपने गलती से अगर 12% वाला अगर टैक्स कोड उठाया ना, तो सिस्टम एरर देगी कि ये कंट्रोल कोड के अगेंस्ट ये 12% वाला आपका मेंटेन नहीं है। ओके। ओके, वो एक आप कंट्रोल कर सकते हैं उससे, मतलब आप कॉम्बिनेशन में। और दूसरी चीज क्या है कि एक्सेस सीक्वेंस में आप एक कॉम्बिनेशन ऐसा रख सकते हैं कि आपका जो बिजनेस का प्रेजेंस सारे स्टेट में है, इंडिया के सारे स्टेट में है, और आप हर स्टेट वाइज अलग अलग जीएल मेंटेन करना चाहते हो, सीजीएसटी का अलग, एसजीएसटी का अलग। तो उस कॉम्बिनेशन में आप ये जो स्टेट का मतलब रीजन जो होता है ना, रीजन, अपन ने ये रीजन कहाँ पे, बिजनेस प्लेस के जो रीजन है वो यहाँ पे अप्लीकेबल होंगे, क्योंकि वहां पे आपका जीएसटी नंबर मेंटेन करते हैं ना अपन बिजनेस प्लेस में। अपन ने विथ होल्डिंग टैक्स में देखा था अपन ने। हम्म। हाँ,
तो उसका जो रीजन जो रहेगा, रीजन वाइज आप ये एक्सेस सीक्वेंस अगर बनाते हैं, आपने कॉम्बिनेशन दिया कि मुझे एक्सेस सीक्वेंस रीजन में डालना है, तो आपको जब मेंटेन करोगे ना टैक्स परसेंटेज, तो आपको रीजन डालना पड़ेगा। तो आप रीजन वाइज अलग अलग जीएल मेंटेन कर सकते हो। क्लियर? मगर Yeah. यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कौन सा कॉम्बिनेशन रखना है। आपने वो कॉम्बिनेशन रखा, और ये जो एक्सेस सीक्वेंस जो है, ये कंडीशन टाइप में अपन असाइन करते हैं। मतलब आप ये जो कंडीशन टाइप के अगेंस्ट परसेंटेज मेंटेन होते हैं, तो वो जब कंडीशन टाइप आप ये सिलेक्ट करोगे, जैसे ये ZCGS ये कंडीशन टाइप सिलेक्ट करोगे और आप टैक्स कोड परसेंटेज मेंटेन करने जाओगे, तो यहाँ पे आपने जो जो सीक्वेंस का कॉम्बिनेशन बनाया है, वो आपको पूछेगा वहां पे सिस्टम कि कौन से कॉम्बिनेशन में आपको मेंटेन करना है परसेंटेज। क्लियर? तो ये होता है एक्सेस सीक्वेंस का काम। ओके, अभी ये अकाउंट की का यूज क्या है कि ये अकाउंट की में अपन ये डिसाइड करते हैं कि अपने को ये जो अकाउंट की जिस कंडीशन के टाइप के सामने अपन असाइन करेंगे ना, तो वो कंडीशन टाइप डिडक्टेबल के लिए यूज होगी या नॉन डिडक्टेबल के लिए यूज होगी। क्लियर? मतलब ये जो अकाउंट की जो अपन कंडीशन टाइप के सामने मैप करने वाले हैं, ये जो टैक्स प्रोसीजर में, तो वो अकाउंट की में अपने को ऑप्शन दिया गया है। डिडक्टेबल मतलब अपना क्या है, सेपरेट लाइन आइटम क्रिएट होता है, सेपरेट लाइन आइटम रहेगा अपना। नॉन डिडक्टेबल के लिए क्या रहेगा आपका, आपका जो है, जो भी टैक्स अमाउंट है एक्सपेंसेस में आपका ऐड हो जाता है। राइट, नॉन डिडक्टेबल का मतलब इन शॉर्ट आपकी जो नॉन डिडक्टेबल की एंट्री क्या होगी, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट अगर रहा, और आपकी बेस अमाउंट 100 रुपीज है और 18% टैक्स है, तो 118 ये अमाउंट में आ जाएगा। आपकी टैक्सेस की सेपरेट लाइन आइटम नहीं क्रिएट होगी। मगर आपका अगर सेपरेट डिडक्टेबल टैक्स रहा, इनपुट टैक्स अगर रहा, तो आपका एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट टू इनपुट टैक्स अकाउंट, ये आपकी अलग से अकाउंटिंग एंट्री क्रिएट होगी। राइट? तो ये अपने को यहाँ पे डिसाइड करना है अकाउंट की में। ठीक है? और अपने जो जीएल अपने जो मेंटेन करने वाले, क्योंकि अभी ये जो है अपनी जो अकाउंटिंग एंट्री होने वाली है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट और इनपुट टैक्स अकाउंट, तो अभी यहाँ ये जो टैक्स की जो लाइन आइटम क्रिएट होगी ना आपकी, वो आपकी ऑटो क्रिएट होने वाली है। आपकी ये मैन्युअल क्रिएट नहीं होगी। आप ये जो टैक्स कोड अगर आप मेंटेन कर दोगे आप यहाँ पे अकाउंटिंग एंट्री में, तो आपके जो भी ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, यहाँ से वो पिक कर लेगा और आपकी ये सेपरेट लाइन आइटम क्रिएट हो जाएगी। मतलब आपका जीएल भी ऑटो कैप्चर होगा। आपके जो अमाउंट है, जो अभी अभी V1 दिया है और आपने यहाँ पे 100 रुपीज दिया है, तो आपका यहाँ पे 118 रुपीज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा। आपको मैन्युअल कैलकुलेट करके डालने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ये जो सेपरेट लाइन आइटम जो है ऑटो कैप्चर करने के लिए ही ये पूरा तामझाम अपन करने वाले हैं, इनडायरेक्ट टैक्स प्रोसीजर का डिफाइन करने वाले हैं। राइट? क्योंकि आप अगर मैन्युअल करने जाओगे तो एरर होने के चांसेस ज्यादा है। राइट? तो ये ऑटो ही आने चाहिए। तो मेंटेन जीएल अगेंस्ट अकाउंट की मतलब कौन से जीएल अपने को लाने हैं, तो वो अपन यहाँ पे देंगे। और ये सारे जो चीजें अपन बनाने वाले हैं ये, तो वो अपन ये टैक्स प्रोसीजर में डिफाइन करेंगे। ठीक है? ये जो टैक्स प्रोसीजर जो बनाई, इसमें अपन डिफाइन करेंगे। इसके बाद में आखिरी में अपन यहाँ पे टैक्स कोड क्रिएट करेंगे, और वो टैक्स कोड के आगे परसेंटेज मेंटेन करेंगे। अभी इसके जो है, मैं टी कोड लिख के देता हूँ यहाँ पे, SPRO
टैक्स प्रोसीजर असाइन कंट्री नहीं, ये SPRO है, यहाँ पे OBYZ है, कंडीशन टाइप के लिए भी OBYZ है, ओके। एक्सेस सीक्वेंस के लिए OBYZ है, अकाउंट की के लिए OBCN है, ये OB40 है, डिफाइंड टैक्स प्रोसीजर के लिए OBYZ है, FTXP है, FV11 फॉर क्रिएट, FV12 फॉर चेंज और FV13 फॉर डिस्प्ले। ये टी कोड है, ठीक है। एक मैंने सबसे पहले सेशन में, याद होगा आपको, मैंने बताया था कि जो भी अपन नया चीजें जो बनाते हैं अपन, तो वो चीज कहाँ पे बनाते हैं अपन, डेवलपमेंट सिस्टम में, राइट। और वो अपन क्वालिटी में TR मूव करते हैं और फिर प्रोडक्शन में साइन ऑफ के बाद प्रोडक्शन में मूव करते हैं, राइट। मगर ये जो सिनेरियो है ना टैक्स प्रोसीजर का, उसमें ये जो FTXP जो टी कोड है ना, ये जो टी कोड में जो अपन टैक्स कोड बनाने वाले हैं, वो डायरेक्टली उसी सिस्टम में अपने को बनाना पड़ेगा। डेवलपमेंट में भी बनाते हैं तो अपने को मैन्युअली क्रिएट करना ही पड़ेगा, उसका TR नहीं बनता है। आपका TR काय का बनेगा, आप ये जो है ना OB40 में जो GL मेंटेन करोगे या फिर ये जो कॉन्फ़िगरेशन करोगे, उसका TR बनेगा। मगर ये FTXP और FV11 ये जो दो चीजें हैं, इसका ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट नहीं बनता है, आपको वो सिस्टम में जाके ही आपको क्रिएट करना है। मतलब ये जो प्रॉड में भी जाके, प्रोडक्शन वाले सिस्टम में भी जाके आपको FTXP टी कोड ओपन करके वहां पे क्रिएट करना है टैक्स कोड। क्लियर? ओके। मगर एक चीज ध्यान रखना है उसमें, आप जब आपको अगर रिक्वायरमेंट आती है टैक्स कोड क्रिएट करने की, तो आप अगर सीक्वेंस से बनाना चाहते हो टैक्स कोड, ओके, मतलब अपन सीक्वेंस से ही बनाएंगे क्योंकि वो यूजर को इजीली आइडेंटिफाई हो, तो आप सीक्वेंस जो है वो डेवलपमेंट और क्वालिटी सिस्टम में नहीं चेक करना है, वो आपको सीक्वेंस कहाँ चेक करना है, प्रोडक्शन में ही। क्योंकि मे भी ऐसा हो सकता है कि आपने एक टेस्टिंग पर्पस के लिए डेवलपमेंट में बना दिया मगर वो प्रोडक्शन में मूव नहीं हुआ है, राइट। तो उस केस में आपका सीक्वेंस बिगड़ सकता है, क्योंकि अपन ये जो GL मेंटेन करेंगे, ये क्यों मैं बता रहा हूँ कि अपन ये जो GL मेंटेन करेंगे ना OB40 में, वो टैक्स कोड के अगेंस्ट मेंटेन करते हैं। अभी आपने डेवलपमेंट में बना दिया मैंने X1, और प्रोडक्शन में आपको बनाना है आपको V1, और आप डेवलपमेंट में तो X1 के अगेंस्ट ये मेंटेन कर दोगे और वही आपका आगे लेके जाएगा, तो आपको एरर आने के चांसेस है यहाँ पे, क्योंकि आपका V1 के अगेंस्ट तो मेंटेन ही नहीं होगा GL वगैरह, राइट। तो ये जो छोटी छोटी चीजें होती है वो ध्यान में रखनी चाहिए। एक मिनट, पानी पी ले। क्लियर? कुछ डाउट कंफ्यूजन इसमें? नहीं। ठीक है, अभी अपन ये कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं, जितना होगा उतना अपन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे आज, बाकी का नेक्स्ट सेशन में अपन करेंगे। सबसे पहले अपने को टैक्स प्रोसीजर बनानी है, राइट। तो उसके लिए टी कोड है OBYZ, ओके। यहाँ पे तीनों दिया है, कंडीशन टाइप, एक्सेस सीक्वेंस और प्रोसीजर। पहले अपन प्रोसीजर क्रिएट करते हैं। यहाँ पे जो है कंट्री स्पेसिफिक भी प्रोसीजर बना के दिए हैं, उससे भी आप कॉपी कर सकते हो, या फिर आप आपकी नई टैक्स प्रोसीजर बना सकते हो। जैसे ये इंडिया की जो है, ये टैक्स INN ये टैक्स प्रोसीजर है, ये आप कॉपी कर सकते हैं या फिर आप नई बना सकते हैं, राइट। अपन नए टैक्स प्रोसीजर बनाएंगे, अपन न्यू एंट्रीज में गया मैं।
ठीक है, यहाँ पे मुझे प्रोसीजर के की का नाम देना है। मैंने दिया टैक्स जी टैक्स आयन टैक्स प्रोसीजर फॉर HY01। ठीक है, ये मैंने डिस्क्रिप्शन दिया। अभी मैं सिर्फ की बना रहा हूँ। ठीक है, मतलब अपनी ये फर्स्ट स्टेप, क्रिएट टैक्स प्रोसीजर। ठीक है, उसमें अभी तक डिफाइन वगैरह कुछ नहीं करना है अभी अपने को, क्योंकि अपने पास अपन ने वो सारा कॉन्फ़िगर नहीं किया है अभी तक। ये मैंने सेव कर दिया। ठीक है, ये टैक्स प्रोसीजर मैंने सेव कर दी। अभी ये जो टैक्स प्रोसीजर जो है अपने को कंट्री में अपने असाइन करना है। अपन जो कंपनी कोड की जो कंट्री है उसी में असाइन करना है। वो कहाँ पे है उसका पाथ बताता हूँ मैं। SPRO IMG फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग्स, टैक्स ऑन सेल्स एंड परचेसेस, बेसिक सेटिंग्स। बेसिक सेटिंग्स में असाइन कंट्री रीजन टू कैलकुलेशन प्रोसीजर। यहाँ पे अपने को अपनी जो टैक्स प्रोसीजर जो है वो असाइन करनी है यहाँ पे कंट्री के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप ये ट्रेनिंग सर्वर पे आप जब काम कर रहे हैं तब एक चैलेंज आ सकता है, क्योंकि हर मतलब स्टूडेंट अगर अपने अपने हिसाब से नई नई टैक्स प्रोसीजर अगर बना रहा है तो दिक्कत आ सकती है। कि मैंने अभी जैसे मेरी अभी ये कौन सी है 7660। ठीक है, अभी मैं मेरी जेड टैक्स आयन ये मेंटेन कर दूंगा यहाँ पे, राइट। तो आप जब क्रिएट करने जाओगे टैक्स कोड या अगर ट्रांजैक्शन करने जाओगे तो आपको एरर आ सकता है कि आपकी टैक्स प्रोसीजर मैप नहीं है कंट्री के लिए। तो वो एक बार ट्रेनिंग सर्वर में देख लेना। लाइव प्रोजेक्ट पे ये दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आप अगर मेंटेन कर देते हो एक बार तो वो वन टाइम एक्टिविटी रहेगी आपकी, रेगुलर चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये मैंने अपनी जो टैक्स प्रोसीजर जो बनाई वो मैंने मैप कर दी यहाँ पे, और ये सेव कर रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, मैंने क्या क्या अभी चेक बनाया अभी। मेरी टैक्स प्रोसीजर क्रिएट हो गई। ठीक है, ये असाइन भी कर दी कंट्री के लिए। ठीक है, अभी मुझे बनाना है कंडीशन टाइप। अभी ये कंडीशन टाइप के लिए टी कोड कौन सा है, OBYZ। अभी वापस अपन OBYZ टी कोड में जाते हैं। कंडीशन टाइप। ठीक है, अभी यहाँ पे भी कुछ SAP स्टैंडर्ड कंडीशन टाइप बने हैं। ये ए वाले नहीं, ये तो ये कस्टम है, ये पूरे स्टैंडर्ड वाले बताता हूँ कौन से हैं। जहाँ पे मतलब अभी पता नहीं यहाँ पे मतलब आयन लिख के आता है ऐसा, आयन IGST इनपुट टैक्स ऐसा। अभी उसी का डिस्क्रिप्शन अगर चेंज किया तो पता नहीं, मगर आयन ऐसे लिख के आता है अगर स्टैंडर्ड अगर आपको देखना है तो, और उससे कॉपी करना है तो, राइट। अभी अपन जो है अपन नया ही क्रिएट करेंगे। हाँ, ये देखो ये आयन, ये कंडीशन टाइप जो है ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, अभी अपन नई एंट्री अपन नई कंडीशन टाइप बनाते हैं। न्यू एंट्रीज में मैं गया। अभी यहाँ पे आपको कंडीशन टाइप जो की जो बनानी है
अपन ये की बनाते हैं, ये की से कंडीशन टाइप बनाते हैं। ये मैं यहाँ पे मेंटेन करता हूँ। डिस्क्रिप्शन देंगे इसका, क्या है, CGST फॉर इनपुट HY01, ठीक है। ये मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया। ये कौन सी मेरी कंडीशन टाइप है, CGST के लिए, इनपुट टैक्स के लिए रहेगी। और मैंने मेरा कंपनी कोड इजीली आइडेंटिफाई होने के लिए मैंने डाल दिया है, ठीक है। अभी इसके बाद में ये जो 2 फील्ड है ये मैंडेटरी है। इतनी सारी जो दिख रही है ना, ये सारे अपने को फिल नहीं करने हैं। 3-4 ही फील्ड जो है अपने को मेनली टेक केयर करना है, हैंडल करना है। इसके सबसे पहले जो है ये कंडीशन क्लास। अभी ये जो कंडीशन क्लास जो है ये SAP स्टैंडर्ड है। यहाँ पे क्या क्या है, डिस्काउंट है, प्राइसेस है, एक्सपेंसेस है, टैक्स एक्स्ट्रा पे। अपन ये जो कंडीशन टाइप जो बना रहे हैं, ये किस ये किसके लिए यूज कर रहे हैं अपन, टैक्सेस के लिए यूज कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे अपनी कंडीशन क्लास क्या रहेगा, टैक्सेस रहेगा। मतलब डी अपन यहाँ पे सिलेक्ट करें। ये SAP स्टैंडर्ड है जो भी अपन अभी ड्रॉप डाउन में देख रहे थे वो, ठीक है। उसके बाद में कैलकुलेशन टाइप है, मतलब अपन कैलकुलेशन कर कैसे करने वाले, फिक्स देने वाले हैं या परसेंटेज देने वाले हैं, राइट, या वॉल्यूम के हिसाब से देने वाले हैं, वो अपने को यहाँ पे डिसाइड करना है। ये भी जो लिस्ट है ये भी SAP स्टैंडर्ड लिस्ट है, राइट। अपन तो परसेंटेज मतलब 5%, 12%, 18%, ये जो परसेंटेज गवर्नमेंट ने डिसाइड किए हैं वो अपने को यहाँ पे मेंटेन करने हैं कंडीशन टाइप के अगेंस्ट। तो अपन यहाँ पे क्या सिलेक्ट करेंगे, परसेंटेज सिलेक्ट करेंगे, राइट। इसके बाद में आती है कंडीशन कैटेगरी। अभी ये कंडीशन कैटेगरी भी वापस अभी यहाँ पे अपन टैक्स ही सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी है, इंश्योरेंस है, फ्रेट है, जो भी कंडीशंस आती है ट्रांजैक्शन के टाइम, कस्टमर हो या अपना आउटपुट हो या इनपुट टैक्स हो, राइट। तो उस कौन सा भी सिनेरियो अगर हो तो अपन तो टैक्स करके ही अपन कंसिडर करने वाले हैं, राइट, ये कंडीशन टाइप के लिए। तो वो अपन यहाँ पे मेंटेन करने वाले हैं, ठीक है। ये 3 चीजें ही अपन फिल करेंगे। इसके बाद में यहाँ पे एक्सेस सीक्वेंस मेंटेन करेंगे। अभी तक अपन ने एक्सेस सीक्वेंस बनाया नहीं है, तो अभी अपन ब्लैंक रखते हैं, मैंडेटरी नहीं है वो, मगर अपने को मेंटेन करना ही है। क्यों, क्योंकि जब अपन परसेंटेज मेंटेन करेंगे तो वो जो परसेंटेज किस कॉम्बिनेशन में देना है अपने को, वो एक्सेस सीक्वेंस से आइडेंटिफाई होता है, ठीक है। अभी इसके बाद में यहाँ पे देखो प्लस माइनस की साइन है। अभी ये आप अगर ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करते हैं तो अगर मैं ब्लैंक रखूं तो मेरा पॉजिटिव और निगेटिव ये दोनों हो, वो कैलकुलेट मतलब वो परसेंटेज जो है पॉजिटिव में भी दिख सकते हैं और निगेटिव में भी दिख सकते हैं, राइट। और ये जो है ना, स्पेशली ये जो एक्स दिख रहा है ना, ये कौन से सिनेरियो में अप्लीकेबल होगा, RCM के केस में। क्योंकि अपनी जो RCM की एंट्री क्या होती है, मतलब इनपुट टैक्स अकाउंट डेबिट टू RCM टैक्स अकाउंट, राइट। तो मेरा ये माइनस में आएगा अमाउंट 18 रुपीज, राइट, और यहाँ पे 18 रुपीज ऐसे आएगी अमाउंट। तो मेरा ये कैलकुलेशन माइनस में होना चाहिए, इसलिए RCM के सिनेरियो में यहाँ पे RCM की अगर आप कंडीशन टाइप बना रहे हो तो उसमें यहाँ पे आपको X ये सिलेक्ट करना है, क्लियर। अदरवाइज आप नॉर्मल सिनेरियो के लिए यूज कर रहे हैं FIMM प्रोक्योरमेंट के लिए, तो वो पॉजिटिव एंड निगेटिव ये दोनों अपने को सिलेक्ट करना है, राइट। मतलब पॉजिटिव और निगेटिव दोनों सिलेक्ट करना है, मतलब अपने को ब्लैंक ही रखना है वो, ओके। ठीक है। अभी इसके अलावा यहाँ पे मास्टर डेटा करके टैब है, देखो। अभी जैसे आपको ये जो कंडीशन टाइप जो बना रहे हैं वो कंडीशन टाइप में आप परसेंटेज वगैरह मेंटेन करोगे, राइट। तो वो परसेंटेज, ये जो कंडीशन टाइप आप परसेंटेज मेंटेन करोगे
और वो परसेंटेज अपन किसी टैक्स कोड को असाइन करेंगे, तो वो टैक्स कोड उस दिन से अप्लीकेबल होगा। अगर आपने टूडेज डेट मतलब क्या है, सिस्टम डेट वो चेक करेगा। ओके, सिस्टम डेट वो चेक करेगा ये कि आज की अगर डेट है तो वो जो कंडीशन टाइप है आज से वो अप्लीकेबल होगी। या फिर आप अगर ये इसको ब्लैंक रखते हो तो आपको ये ब्लैंक रख मतलब टूडेज डेट मतलब आपका ब्लैंक आएगा, और बाकी भी कंडीशंस यहाँ पे दिए हुए हैं। फर्स्ट डे ऑफ द वीक, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, फर्स्ट डे ऑफ द ईयर, नो प्रपोजल, ऐसे। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन से आपको इजीली आइडेंटिफाई होगा कि ये जो कौन सा सिलेक्ट करना। मगर अपन ने जो सिनेरियो में है वो ब्लैंक ही रखते हैं, मतलब करंट डेट। मतलब मगर एक चीज ध्यान में रखना, अगर ये जो कंडीशन टाइप है और उसके सामने आपने अगर परसेंटेज मेंटेन कर दिए, तो परसेंटेज मेंटेन करते वक्त आपने डेट डाल दी 1 फरवरी 2024, राइट। मगर आप अगर एक हाथ परचेस ऑर्डर वो फरवरी मंथ के पहले अगर बना रहे हैं, उसमें अगर ये टैक्स कोड डालते हैं, तो आपको ये परसेंटेज अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि ये जो परसेंटेज कब से अप्लीकेबल है, 1 फरवरी से। तो आपको वो अलाउ नहीं करेगा, आपको एरर देगा, राइट। या तो वो जो परसेंटेज का डेट जो मेंटेन करना है, वो अपन FV11 से मेंटेन कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना कंडीशन टाइप। ऐसे अपन अपनी कंडीशन टाइप बना सकते हैं, राइट। ये तो हो गई अपनी CGST की। और एक अपने को कंडीशन टाइप बनानी पड़ेगी, जो होगी अपनी SGST, स्टेट GST की, राइट। तो वापस अपन न्यू एंट्रीज में जाते हैं। यहाँ पे SGS ये डिस्क्रिप्शन डालता हूं मैं, क्योंकि अपन ने यहाँ पे लिख के रखा है वो स्टेट GST फॉर HY01। ठीक है, यहाँ पे भी सेम अपने को कॉन्फ़िगर करना है। D आएगा अपना यहाँ पे, मतलब टैक्सेस। कैलकुलेशन टाइप के लिए वहाँ पे वापस परसेंटेज आएंगे। कैटेगरी अपनी वापस D आएगी यहाँ पे। और अब अभी जब अपन एक्सेस सीक्वेंस बनाएंगे, तो ये एक्सेस सीक्वेंस यहाँ पे अपने को मेंटेन करना है। ये अभी अपन सेव कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना सेव। मतलब अपन ने ये दोनों कंडीशन टाइप बना दी है। ये CGST के लिए यूज होगी, ये मेरी होगी SGST के जी। लिए, राइट। अभी आगे स्टेप है अपना एक्सेस सीक्वेंस बनाना। एक्सेस सीक्वेंस बनाएंगे, उसका टी कोड भी वो भी YZ ही रहेगा। अभी ये जो एक्सेस सीक्वेंस जो बनेगी ना, उसका जो TR है और अपना जो रेगुलर TR है, उसमें अपन सेव नहीं कर सकते। क्योंकि ये जो है ना, ये देखो ये क्या मैसेज है, टेबल इज क्रॉस क्लाइंट। मतलब ये क्रॉस क्लाइंट के लिए ये जो TR है, मतलब ये जो डेटा जो स्टोर होता है वो, तो उसके कारण इसकी जो TR है, एक्सेस सीक्वेंस अगर आप बनाओगे, तो आपकी वो TR अलग बनेगी। हाँ, अभी जैसे ये मेरी TR है, ठीक है। अभी अपनी ये रेगुलर वाली TR है, 3:30 PM बैच वाली। अभी मैं ये एक्सेस सीक्वेंस वाली TR बनाता हूँ और फिर वापस ये स्क्रीन दिखाता हूँ। यहाँ पे भी मतलब SAP स्टैंडर्ड कुछ एक्सेस सीक्वेंस बने हुए हैं। ये देखो JGSI, ये GST के लिए बनी हुई है। ठीक है, ये आप एक्सेस सीक्वेंस यूज कर सकते हो, या फिर इसको कॉपी कर सकते हो आप, या फिर यही यूज कर सकते हैं, राइट। तो अपन एक नया एक्सेस सीक्वेंस बनाएंगे, ठीक है। और उसके पहले मैं दिखाता हूँ इसमें कैसे कैसे टेबल्स कॉम्बिनेशन रहता है।
अभी ये देखो, ये दोनों कॉम्बिनेशन में मेंटेन किया है ये। ठीक है, अभी ये जो पहला जो है, यहाँ पे क्या दिया है, डेस्टिनेशन कंट्री, वेंडर रीजन, प्लांट रीजन, जीएसटी क्लासिफिकेशन, मतलब वेंडर रीजन मतलब वेंडर कौन से स्टेट से है। ओके, प्लांट रीजन मतलब प्लांट मतलब सप्लायर का रीजन कौन सा है, कहाँ से इशू कर रहा है, वो कौन से स्टेट से इशू कर रहा है। जीएसटी क्लासिफिकेशन, जीएसटी क्लासिफिकेशन मतलब क्या, कि वो वेंडर जो है जीएसटी रजिस्टर है, अनरजिस्टर है, एग्जम्प्ट है, या एसीजेड से बिलोंग करता है वो। ओके, ये टैक्स इंडिकेटर है, और ये कंट्रोल कोड है। कंट्रोल कोड मतलब नथिंग बट आपका एचएसएन कोड या एसएससी कोड। मतलब ये जो एक्सेस सीक्वेंस अगर आप यूज करते हो, तो आपको ये दो ऑप्शंस पूछेंगे सिस्टम, आपको किस पर कॉम्बिनेशन में आपको मेंटेन करना है, राइट। या आपको ये सारे 5-6 कॉम्बिनेशन में मेंटेन करना है, या फिर आपको ये जो टैक्स क्लासिफिकेशन दिया, टैक्स क्लासिफिकेशन मतलब दो ही कॉम्बिनेशन रहता है उसमें, कंट्री और टैक्स कोड। ये देखो, ये कंट्री है और एक टैक्स कोड हो गया। ये अगर टैक्स क्लासिफिकेशन अगर आप सिलेक्ट करते हो तो क्लियर। अभी अपन ये एक्सेस सीक्वेंस बनाएंगे, उसके लिए अपन न्यू एंट्रीज में जाते हैं। यहाँ पे एक्सेस सीक्वेंस अपने को डालना है, अपन ZAHY ये डालते हैं, मतलब अपनी एक्सेस सीक्वेंस और HY01 ये मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दिया। अभी ये मैं वापस सिलेक्ट करूंगा, एक्सेस में जाऊंगा। अभी यहाँ पे मुझे टेबल सिलेक्ट करना है, कौन से टेबल में, मतलब ये मेरा 10 रहेगा, और यहाँ पे मुझे करना है टैक्स क्लासिफिकेशन, टैक्सेस यूजिंग ज्यूरिडिक्शन कोड। ये अपने एक्साइज के लिए यूज होता था, राइट, ज्यूरिडिक्शन कोड वगैरह। और हम्म। ये कंट्री टैक्स कोड ये ही सिलेक्ट करना है क्या, वैसे अपन अभी यहाँ पे अपन टैक्स क्लासिफिकेशन सिलेक्ट करते हैं, राइट। और यहाँ पे मैं टैक्स क्लासिफिकेशन सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं ये सिलेक्ट करके, अभी ये टैक्स क्लासिफिकेशन में जो जो फील्ड होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। मतलब मेरा जो टैक्स कोड जो मैं क्रिएट करूंगा उसमें जो परसेंटेज मेंटेन करूंगा, ये दो कॉम्बिनेशन में ही मेंटेन रहेगा मेरा। एक मेरा कंट्री मतलब आयन रहेगा, और टैक्स कोड जो भी टैक्स कोड में बनाऊंगा V1 V2 V3 जो भी वैसे, राइट। ये मुझे अभी ये मैं सेव करता हूँ। अभी मुझे वापस नया टीआर पूछे, ये देखो ये मेरा नया टीआर पूछा यहाँ पे, क्योंकि ये मेरी जो टीआर है अलग क्रिएट होने वाली है। ये मैं न्यू कंपनी कोड क्या है अपना, HY01-330 बैच, ठीक है। ये मैंने सेव कर दिया। अभी ये रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो ये मेरी जो पुरानी वाली है, ये कौन सी है, कस्टमाइजिंग टीआर है ये। और ये मेरी नई कौन सी बनी अभी, ये जो है ये वर्क बेंच टीआर बनी। ये अलग अलग बनी है, क्योंकि इसका जो है ये क्रॉस क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन अपन ने किया है, इसलिए ये तो अपना रेगुलर कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए ये अलग अलग अपनी टीआर बनती है इसकी। क्लियर। अपन ने क्या नाम दिया, ZAHY। हाँ, अभी ये अपने को ये जो एक्सेस सीक्वेंस जो बनाई है अपने, ये अपने को अपने कंडीशन टाइप में असाइन करनी पड़ेगी। तो वापस अपन OBYZ में जाते हैं, कंडीशन टाइप में।
पोजीशन से मैं अपनी जो कंडीशन टाइप बनी है, क्या कंडीशन टाइप है, ZCGS। ये अपनी एक्सेस सीक्वेंस है। आप सभी कंडीशन के लिए एक एक्सेस सीक्वेंस भी बना सकते हो। जरूरी नहीं है कि हर कंडीशन टाइप या हर सिनेरियो के लिए अलग अलग एक्सेस सीक्वेंस बनाना है। आप एक कंडीशन टाइप मतलब एक एक्सेस सीक्वेंस सारे कंडीशन टाइप के लिए यूज कर सकते हो। क्लियर? ये मैं यस। सेव करता हूँ। नहीं, CGS हो गया। दूसरा कहाँ गया अपना? और एक, हाँ, ये कंडीशन टाइप है अपनी, इसका भी मेंटेन कर देता हूँ। टैक्स प्रोसीजर बनाई, वो कंट्री को असाइन किया अपन ने, राइट। कंडीशन टाइप भी बनाई, वो एक्सेस सीक्वेंस भी बनाई, एक्सेस सीक्वेंस को अपन ने कंडीशन टाइप में भी असाइन किया, राइट। अभी अपने को देखना है अकाउंट की, ठीक है। अकाउंट की के लिए टी कोड क्या है? OBCN। मैंने टी कोड डाला OBCN, ठीक है। यहाँ पे अपन नए अकाउंट की बनाएंगे। यहाँ पे मैं देता हूँ, अपने को यहाँ पे दो अलग अलग अकाउंट की बनानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अपने को वो जो अकाउंट की जो है ना, अपन जब ये टैक्स प्रोसीजर डिफाइन करेंगे ना, उसके सामने मैप करनी है। और आपके तो CGST के और SGST के ये तो GL अलग रहने वाले हैं। भले आप स्टेट वाइज नहीं बनाओगे, मगर ये जो है दो, वो तो अलग रहेंगे ही रहेंगे। एटलीस्ट एक एक GL रहेगा तो भी अलग अलग रहेगा, राइट। तो वो अकाउंट की अलग बनाना जरूरी है। ये बनाता हूं मैं CG, अपने 3 डिजिट की ही रहेगी ये, और ये मेरी रहेगी ठीक है। ये मैंने कॉपी किया, यहाँ पे डाला मैंने सेंट्रल GST फॉर HY01, ठीक है। ये मैंने की बनाई यहाँ पे ZCG, और उसको डिस्क्रिप्शन दिया यहाँ पे। अभी यहाँ पे 4 बॉक्सेस है, अभी एक एक अपन एक्सप्लेन करता हूँ मैं क्या क्या यूज है इसका। अभी सबसे पहले आता है टैक्स टाइप। अभी ये जो की है, आप ये इनपुट टैक्स के लिए यूज करने वाले हो या आउटपुट टैक्स के लिए? इनपुट मतलब आपका कौन सा? पेबल के लिए। आउटपुट यस। मतलब आपका कौन सा? रिसीवेबल के लिए यूज होगा, राइट। तो या। यहाँ पे आपको वो सिलेक्ट करना है। तो अभी अपन बना रहे हैं इनपुट टैक्स के लिए, तो मैं यहाँ पे इनपुट ये सिलेक्ट करता हूँ। अभी ये जो कंडीशन टाइप अकाउंट की जो है, ये आप जिस कंडीशन टाइप में असाइन करने वाले हैं, वो डिडक्टेबल है या नॉन डिडक्टेबल है। अगर आपने नॉन डिडक्टेबल ये सिलेक्ट कर लिया, तो आपकी सेपरेट लाइन आइटम क्रिएट ही नहीं होगी, राइट। आपका ट्रू। जो भी टैक्सेस जो अमाउंट है, वो एक्सपेंसेस में या मटेरियल में ऐड हो जाएगा। तो आपकी वो सेपरेट लाइन आइटम क्रिएट नहीं होगी। मतलब यहाँ से आप डिसाइड कर रहे हैं
कि ये जो अकाउंट की जो है, आप जो अकाउंट कंडीशन टाइप में जो असाइन करोगे वो आपकी डिडक्टेबल है या नॉन डिडक्टेबल। अभी अपन डिडक्टेबल वाली रखते हैं तो अपने को इजीली आइडेंटिफाई होगा कि नहीं बराबर टैक्स कैलकुलेट वगैरह हो रहे कि नहीं। बराबर है। अभी अपन डिडक्टेबल रख रहे हैं तो अपना जो पोस्टिंग इंडिकेटर जो है क्या रखना है, मतलब नो पोस्टिंग रिक्वायर्ड, सेपरेट लाइन आइटम, या डिस्ट्रीब्यूट टू रिलेवेंट एक्सपेंस एंड रेवेन्यू आइटम्स। अभी यहाँ पे अपनी डिडक्टेबल मतलब क्या आएगी अपनी अपनी तो वो इसमें ऐड होगी, मतलब सेपरेट लाइन आइटम क्रिएट होगी, राइट। जो भी परसेंटेज अमाउंट है, मगर वो दोनों अलग अलग होंगे। CGST SGST अगर रहा तो 99% अगर अपना बराबर वो अपन परसेंटेज मेंटेन करेंगे तो उस हिसाब से क्रिएट होगा। तो ये अपन यहाँ पे सेपरेट लाइन आइटम दे रहे हैं। सेपरेट लाइन आइटम दिया मतलब ये अपना कौन सा हो गया, अपना डिडक्टेबल टैक्स कोड हो गया सीधा से। मतलब ये अकाउंट की और ये अकाउंट की जिस कंडीशन टाइप में असाइन करेंगे वो किसके लिए अप्लीकेबल होगी, डिडक्टेबल के लिए। ठीक है, इतने ही ये मेंटेन करना है। अगर नॉन डिडक्टेबल है तो आप यहाँ पे टिक देना है, अगर डिडक्टेबल है तो ये आपको ब्लैंक रखना है, राइट। ये मैं सेव करता हूँ। ये हो गई अपनी एक की। ठीक है, अभी और एक की बनाते हैं अपन। स्टेट GST वापस यहाँ पे मेरा क्या रहेगा, इनपुट टैक्स रहेगा, डिडक्ट नॉन डिडक्टेबल मेरा ब्लैंक रहेगा, और यहाँ पे मेरी सेपरेट लाइन आइटम ही रहेगी, राइट। ये हो गया मेरा दूसरी। ये किसके लिए बनाई अपन ने अकाउंट की, स्टेट GST के लिए, राइट। ये भी हो गया। अभी यहाँ पे क्या है, OB40 में मेंटेन GL अगेंस्ट अकाउंट की, मतलब अभी अपन ने अगर ये डिसाइड किया है ये मेरे डिडक्टेबल रहने वाले हैं, राइट। तो ये डिडक्टेबल की जो मेरी लाइन आइटम क्रिएट होगी उसका GL भी मुझे देना पड़ेगा, राइट। तो वो GL अपन कहाँ पे असाइन करने वाले हैं, OB40 ये टी कोड में असाइन करने वाले हैं। और वो किसके अगेंस्ट अपन असाइन करेंगे, अकाउंट की के अगेंस्ट, राइट। अभी अपन OB40 या टी कोड देखते हैं। अपनी जो कंडीशन अकाउंट की है वो सर्च करते हैं। ये है अपनी, राइट, HY01 की जो बनाई है अपन ने, ZCG। यहाँ पे आपको चार्ट ऑफ अकाउंट पूछेगा क्योंकि अपन क्या मेंटेन करने जा रहे हैं, GL मेंटेन करने जा रहे हैं। तो कौन से चार्ट ऑफ अकाउंट्स के हैं, तो वो तो सिस्टम पूछेगी पूछेगी। ठीक है, अभी ये जो ट्रांजैक्शन अकाउंट की जो अपन के अगेंस्ट अपन मेंटेन कर रहे हैं GL, तो अपने जो कॉम्बिनेशन है FIMM में भी देखो अपन ने जब OBYC टी कोड में मेंटेन करने गए थे अपन, तो वहां पे अपन ने वैल्यूएशन क्लास सिलेक्ट किया था, एक जगह GBP में अपन ने जनरल मॉडिफिकेशन भी सिलेक्ट किया था। मतलब वो कॉम्बिनेशन में अपने को मेंटेन किए थे अपन ने GL, राइट। तो वैसे ही अपने को यहाँ पे मेंटेन करना है क्या, मतलब अपन ये जो टैक्स कोड के अगेंस्ट मेंटेन करना है क्या, तो वो यहाँ पे अपन सिलेक्ट करने वाले हैं। टैक्स कोड के साथ में कॉम्बिनेशन में अपन मेंटेन करने वाले हैं कि नहीं, वो यहाँ पे। अगर ये मैं ब्लैंक रखूं और आगे दिखाता हूं क्या होगा, आपको सिर्फ यहाँ पे एक कॉलम दिखेगा। अगर मैं वापस ये टैक्स कोड में मेंटेन करूं और अभी जाऊं
एक तो पहले यहाँ पे पोस्टिंग की क्या आएगी डेबिट में और क्रेडिट में, जीएल अपने इसकी टैक्स के जी लाइन आइटम में। डेबिट आएगी। डेबिट में पोस्टिंग की क्या आएगी? सो जीएल अकाउंट ना, हाँ, जीएल माय इज 41 तो ऐसा है ना, नहीं 40 आएगी सिर्फ। 40 हाँ। हाँ, ये अपनी डेबिट में 40 आएगी और क्रेडिट में अपनी आएगी 50 आएगी, हम्म, राइट। अभी यहाँ पे ये मैंने टैक्स कोड पे टिक किया, इसलिए मुझे यहाँ पे टैक्स कोड भी पूछ रहा है, अभी अकाउंट्स भी पूछ रहा है। मैंने पहले जब रूल में गया था तब मैंने टैक्स कोड सिलेक्ट नहीं किया था, तब मुझे सिंगल कॉलम दिखा रहा था अकाउंट्स का। मगर अभी मेरे टैक्स कोड वाइज अगर मुझे जीएल मेंटेन करने हैं तो वैसे भी मैं यहाँ पे मेंटेन कर सकता हूँ। क्लियर? अभी अपन ने अभी तक टैक्स कोड भी नहीं बनाया है और अकाउंट्स भी नहीं बनाए, मतलब टैक्स जीएल भी नहीं बनाए हैं। नहीं और हाँ, ये मैंडेटरी नहीं है फिर, अपन ने ये रूल ये पोस्टिंग की भी डिफाइन की, तो वो अभी अपन सेव कर देंगे। और जब अपन टैक्स कोड बनाएंगे उसके आगे जीएल बनाएंगे तो वो अभी अपन फिर बाद में मेंटेन कर देंगे यहाँ पे। ओके। ये मेरा हो गया जेड सी जी के लिए। अभी दूसरी कौन सी कंडीशन टाइप है अपनी अकाउंट की है? जेड एस जी की, राइट। तो उसमें भी अपन ये टैक्स कोड टिक कर देंगे, पोस्टिंग की भी मेंटेन कर देंगे अपन। अगर आप ओबीसीएन टी कोड जो है इसके पहले वाला जो टी कोड देखा आपने वहां पे, जैसे अपन ने सेपरेट लाइन आइटम सिलेक्ट किया है, जीएल अभी तक मेंटेन नहीं किया है अपन ने। आपने टैक्स कोड बना दिया, अकाउंटिंग एंट्री करने गए आप और वो टैक्स कोड भी आपने डाल दिया, तो अकाउंटिंग एंट्री के टाइम आपको ये टी कोड का आपको एरर नहीं आएगा। इसका जो डेटा जिस टेबल में स्टोर होता है ना, वो टेबल का एरर आएगा कि ये जो टैक्स कोड है उसका डेटा T030K, ये टेबल है उसका, वहां पे मेंटेन नहीं है जीएल करके आपको एरर आएगा। आपको ये टैक्स को ये टी कोड या ये जो है इसका एरर नहीं आएगा OB40 का। आपको किसका आएगा? वो जो टेबल में जहां पे डेटा स्टोर होता है वो टेबल का एरर आपको आएगा। ये हो गया आपका OB40 कोड का। ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है? डिफाइन टैक्स प्रोसीजर। ये प्रोसीजर जो है ये और एक्सप्लेन करनी पड़ेगी अपने को एक्सेल में, और फिर बाद में अपन कॉन्फ़िग करेंगे। ये अपन ये वन सेशन में अपन कंप्लीट करते हैं, मतलब आधे आधे सेशन में नहीं करते, क्योंकि ओके। आज मैं एक्सेल में करूंगा कल वापस तो वो कंटिन्यूटी नहीं रहेगी। तो वो ओके। टॉपिक यहाँ से अपन आगे कल के इसमें देखेंगे सेशन में। अभी तक जो हुआ है उसमें कुछ डाउट, कंफ्यूजन, क्वेश्चन? नहीं नहीं नहीं, सब खाली प्रैक्टिकल एक बार देखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। अब इसके एवरीथिंग। जो डॉक्यूमेंट्स जो है टैक्स प्रोसीजर के जो डॉक्यूमेंट्स है, मतलब जब मैंने 2017 में जब जीएसटी नया आया था तो सब ये थे, मतलब कैसे रहेगा क्या रहेगा, तो मैंने काफ़ी सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो मैंने डाउनलोड किए थे गूगल से। तो उसमें से जो कुछ रिलेवेंट है वो मैं शेयर कर देता हूँ, वो गो ओके। थ्रू करो आप। उसमें कुछ पीपीटीज वगैरह भी है ऐसे, और एसएपी स्टैंडर्ड्स भी कुछ नोट्स वगैरह है वैसे। तो ओके। वो मैं शेयर कर देता हूँ वैसे, और एक्सेल भी शेयर कर देता हूँ और आज का रिकॉर्डिंग भी। ओके। 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 या। कल अपन इसी टाइम पे कंटिन्यू करते हैं 3:30 टू ठीक 5:30। ओके। ठीक। ओके। प्रैक्टिस चल रही है? हाँ हाँ थोड़ा। हो रहा है ना? कुछ रहा तो पिंग कर देना मुझे हाँ अभी। या। ओके, थैंक यू। चल।